बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टेक्स चैनल के आज के प्रोग्राम में सब हाज़रीन को सामीन को खुशामदीद। आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मोहतरमा हामिद डियाल एडवोकेट से गुजारिश करूँगा आएँ तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल सब हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। जैसा कि आपके इल्म में है कि इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से हम अपने पिछले 4 सेशन उसके ऊपर मुनक्किद कर चुके हैं, जिसके अंदर रिटर्न फाइलिंग, उसके अंदर सैलरी की रिटर्न, रेंट की रिटर्न, बिज़नेस की रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट, ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट हमारा हेड है कैपिटल गेंस का, जो एक हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से जानना, उसकी इम्प्लिकेशंस को, उसकी डिडक्शंस को, विद होल्डिंग्स को, उसके मुतल्लिक सारे लॉज को, कि गेंस को हमने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे रिकग्नाइज़ करना है और कैसे अप्लाई करना है, इसके हवाले से आज इस सेशन में, और अगर उसमें हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को साथ करेंगे, अदरवाइज़ उसको नेक्स्ट सेशन में भी हम देख सकते हैं। तो मैं सर मंशा सुखेरा साहब से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ और कैपिटल गेन के हवाले से हमारी तफसीली रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विद रिगार्ड टू कैपिटल गेन है, चार्ज ऑफ कैपिटल गेन टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस। इसका स्पेसिफिक सेक्शन जो है 37 और 38 है, और साथ ही जो रिलेटेड सेक्शंस हैं उसमें अगर हम इसको देखें कि गेन को देर आर 3 काइंड में क्लासीफाई किया गया है। एक जनरल गेन जो कि चार्जेबल टैक्स होगा अंडर द नॉर्मल लॉ। नॉर्मल लॉ में अगर एओपी है तो एओपी वाले उसको रेट लगेंगे, इंडिविजुअल वाले हैं तो इंडिविजुअल को लगेंगे, कंपनी है तो उसको कंपनी अपने रिकॉग्नाइज करेगी, नॉर्मल लॉ के तहत टैक्सेशन होगी। कुछ इसमें दूसरी कैटेगरी जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ टैक्सेशन है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ टैक्सेशन में आपका इनकम फ्रॉम इमूव प्रॉपर्टी वाला कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम इमूव प्रॉपर्टी है, और ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है। तो उसके लिए अलहदा सेक्शन 37(7) के अंदर सब सेक्शन 2 है जो कि इमूव प्रॉपर्टी को डील करता है, 1 जो है नॉर्मल को डील करता है, और 37 एक स्पेसिफिक अलहदा सेक्शन है वो डील लिस्टेड सिक्योरिटी का जो गेन है उसको डील करता है। जनरल रूल ये है कि जब आप कोई भी गेन जो है, जो कैपिटल गेन नेचर के गेन्स होते हैं या लॉसेस होते हैं, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रिकॉग्नाइज नहीं होते या टैक्सेबल नहीं होते या डिडक्टेबल नहीं होते अनलेस अनटिल उसको स्पेसिफिक प्रोविजन के तहत उसकी टैक्सेशन की गई हो या कैरी फॉरवर्ड या लॉस जो है उसको किया गया हो, तो तब वो होता है, अदरवाइज वो नहीं होते। तो आज हम ये भी देखेंगे कि एक तो कैपिटल एसेट डिफाइन है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सी उसकी क्लासेस और काइंड्स हैं वो हम देखेंगे, फिर उनकी टैक्सेशन देखेंगे। यूजुअली हम इमूव प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी शेयर्स देखते हैं तो बहुत वाले जैसे आपके ट्रेडमार्क हैं, कॉपीराइट्स हैं, या शेयर आप एओपी का आपने शेयर बेचा है, या गोल्ड है, गाड़ी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, और या सेल ऑफ कंपनी है, एओपी आपने कंपनी को भेज दी या इंडिविजुअल बिजनेस भेज दिया। बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि कैपिटल, जैसे शेयर कैपिटल है, आपने शेयर कैपिटल में प्रीमियम पे बेच दिया, प्रीमियम आपको आ गया, या डिस्काउंट पे बेच दिया, या आपने लायबिलिटी राइट आपकी तो लायबिलिटी वाला गेन आ गया। इसी तरह आपने डिवेंचर या दूसरे किए हैं जिसमें गेन राइज होते हैं, तो हम देखेंगे क्या वो टैक्सेशन यहाँ हो सकती
नहीं हो सकती, और कैसे होगी, सेपरेट ब्लॉक होगी या वो टैक्सिंग का कैसे होगी, तो उसको हम देखेंगे। एक इसमें जो सबसे पहले सेक्शन में जो चीज़ दी गई है वो वाली जो है वो ये इसमें सब्जेक्ट टू ऑर्डिनेंस है गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पर्सन इन ए टैक्स ईयर अदर देन गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो एक एग्जेम्प्ट वाला जरूरी है कि कौन कौन से गेन जो है, कैपिटल गेन जो है एग्जेम्प्ट है। जो एग्जेम्पशन होती है दैट प्री सपोज चार्जेबिलिटी, जो चार्जेबल टू टैक्स होगा कैपिटल एसेट से अराइज होगा, और कहीं एग्जेम्प्ट नहीं, वो चार्जेबल होगा और उसको एग्जेम्पशन दी होगी। तो एग्जेम्पशन का शेड्यूल है, आपको पता है, वो सेकंड शेड्यूल है। पार्ट 1 में फुल एग्जेम्पशन होती है, वहाँ आप देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरी है, रीट शीट है या म्यूचुअल फंड है, तो उनमें कुछ में जो आप गेन अराइज होते हैं वो आपके एग्जेम्प्ट है, तो उसके गेन होंगे तो आप उसके मुताबिक उसको दे लेंगे। आगे पार्ट 1, 2 में रिड्यूस लायबिलिटी भी है, एक नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला भी फोर्थ पार्ट है। तो वहाँ जो भी गेन आपके एग्जेम्प्ट हों, रिड्यूस लायबिलिटी हो, रिड्यूस रेट हो, या स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड ऑफ द चार्जेबिलिटी, तो उनको आप वहाँ से आप दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। दूसरा आपका जो ट्रेडिंग एसेट है उन पे, जैसे यूजुअली फिक्स एसेट हैं, लॉन्ग टर्म एसेट हैं, लेकिन बिजनेस में यूज़ होते हैं, तो उन पे गेन अराइज होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, तो वो वाले गेन जो है वहाँ यहाँ टैक्सेशन नहीं है उसकी, जिन पे डेप्रिसिएशन अदरवाइज कह लें कि अलाउबल है या बिजनेस में है, तो उनकी टैक्सेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही है, उसको इसके साथ हमने इंटरमिंगल नहीं करना। उसकी टैक्सेशन गेन शेन इसी तरह कैलकुलेट होगा, वहाँ वैल्यू जो कास्ट होगी वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, सेल प्राइस होगी, और उसकी कैलकुलेशन पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंडर वही डीम टू बी चार्ज टैक्स होगा, वो वहीं होगा। क्लियर जी। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन से एक तो सबसे पहले जो चीज़ है कि गेन जो है ये कैलकुलेट कैसे होना है, क्या परचेज पे होना है या सेल पे होना है या कैसे कैलकुलेट है। सबसे पहले तो हम कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखेंगे। जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में एसेट्स आएंगे और उनको जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उनकी जो डिस्पोजल प्राइस होगी उसमें से उसकी कास्ट लेस करेंगे, तो और साथ जो भी अलाउबल एक्सपेंस होंगे वो अगर लेस करेंगे तो डिफरेंशियल आपका गेन आएगा या लॉस आएगा। तो लॉस जो है वो कैपिटल एसेट जो ड्यूरिंग द ईयर आपके जो गेन होंगे उनके लॉसेज होंगे तो उनको आप इंटर सेट अप कर सकते हैं, या ज़्यादा हो जाए तो कैरी फॉरवर्ड ही कर सकते हैं, अनलेस सेपरेट ब्लॉक फाइनल डिस्चार्ज वाला ना हो। तो इट मीन अल्टीमेटली हमने अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 3 हिस्से हैं हमारे गेन को रिकॉग्नाइज करने के। एक है नॉर्मल, उसको नॉर्मल रेट ही लगेगा, नॉर्मल इनकम में ऐड कर लेंगे। जो हमारा हेड है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वाला, वो उसको उसके 3 कॉलम है। रिटर्न देखें तो रिटर्न कितने, ताकि हम रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें। ये हर एक में 3 कॉलम चलते हैं। इधर टोटल लिखेंगे, सेपरेट और फाइनल और एग्जेम्प्ट उसमें लिखेंगे, जो नॉर्मल वाला है उसमें चला जाएगा। इसका एक सेपरेट हेड भी उन्होंने दिया हुआ था जिसमें हाँ जी जो हमारा प्रॉपर्टीज वाला भी आता है, बाकी भी आते हैं, वो सारे खोले सामने रखे हैं। तो फिर हम प्रॉपर्टी वाली हम कर देंगे। चलो बारह उसको ठीक है, इधर तो टोटल आ जाएगा ना, ये तो फाइनल में सेपरेट ब्लॉक में इधर दे देंगे तो आगे चला जाएगा। वहाँ आप टोटल भी शो कर सकते हैं और उसमें एग्जेम्प्ट, फाइनल, सेपरेट ब्लॉक या फिक्स वाला उधर दे देंगे और नॉर्मल वाला उधर चला जाएगा। इट मीन आपके पास 3 क्लासेज हैं, एक नॉर्मल है, एक बल्कि 4 हैं ऐसे समझ लें। एक नॉर्मल है, एक एग्जेम्प्ट है, एक प्रॉपर्टी है और एक लिस्टेड सिक्योरिटी है। ठीक है, इन 4 कैटेगरी में ही आपने डिवाइड करना है। जो 3 कैटेगरी हैं, सेपरेट वाली जो प्रॉपर्टी वाली है या आपकी जो सेल ऑफ सिक्योरिटी वाला गेन है, वो ये दरमियान वाले कॉलम में, या आगे विद होल्डिंग वाला कॉलम जहाँ फिक्स फाइनल वाले हैं, जो नॉन एडजस्टेबल वाले हैं, वहाँ आप अगर लिखते हैं तो वहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ टोटल करके आप यहाँ वहाँ लिखेंगे उसको। जो आपका एग्जेम्प्ट वाला है वो भी इधर, सेपरेट ब्लॉक भी इधर, फिक्स भी इधर, फाइनल भी इधर, जहाँ कहीं भी आता है। जो नॉर्मल वाला
रहा है वो आपका आगे जाएगा, नॉर्मल होके टोटल इनकम में ऐड, टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा, डिडक्शन होगी, टैक्स होगी, उसके मुताबिक टैक्सेशन होगा। जो सेपरेट ब्लॉक वाला है उसके सेपरेट, अगर ऐड भी हो जाए टोटल में तो उसके रेट सेपरेट लगेंगे, रेपरेट उसके मुताबिक कंप्यूटेशन होगी। प्रॉपर्टी वाले के सेपरेट रेट हैं और दूसरा जो लिस्टेड सिक्योरिटी के उसके सेपरेट रेट हैं। और इसके साथ साथ हमें जो और चीज़ देखनी है वो देखनी है, एडवांस टैक्स तो नहीं किसी में देना, सेल परचेज की कास्ट या वैल्यू कैसे कंप्यूटेशन करनी है, पहले हम ये काफ़ी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। एक तो सेक्शन 68 है जो कि हमें वैल्यूएशन के लिए फेयर वैल्यू एट द टाइम आप परचेज भी, एट द टाइम आप सेल भी, तो वो फेयर वैल्यू वाला कंसेप्ट के कितने पे रिकॉग्नाइज करने हैं। फिर आगे आपका एसेट परचेज कैसे हुआ है, आपने कैश पे परचेज किया है, आपने क्रॉस चेक देना है, इनहेरिटेंस है, गिफ्ट है, या कोई ट्रांसमिशन है, डेथ पे आ गया है, इनहेरिटेंस है, या कंपनी लिक्विडेशन है, एओपी लिक्विडेशन है, बिजनेस या किस सिचुएशन में आपका है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी सेक्शन डिस्कस किया हुआ है। 75A है क्रॉस चेक वाला कि अगर आप प्रॉपर्टी 40 लाख से ऊपर लेंगे तो आपने क्रॉस चेक देना है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कोई मूवेबल है तो वो 10 लाख से ऊपर है तो वो आपने क्रॉस की आपने फॉर्मेलिटी एट द टाइम आप परचेज हैं कि नहीं। बाकी हम विद होल्डिंग टैक्स 236C है के ऑनवर्ड जो है वो विद होल्डिंग वाले हैं। फिर एडवांस टैक्स के इसी के अंदर ही हम देखेंगे। और लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक तो इसका अपना 37A है, उसको हम देखेंगे। 700B है तो 100B इसकी सेपरेट टैक्सेशन के साथ सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है वो एक अलग 8 शेड्यूल है कि उसका गेन प्रॉफिट लॉस जो कि आप रेगुलर अगर उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो डेली बेस पे हज़ारों ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसमें कास्ट या उसकी प्राइस मैचिंग नहीं आप कर सकते कि आज ही आपने डिफरेंट कंपनियों के हज़ार खरीदे, हज़ार बेचे हैं, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट कौन सा पहले आया और एंड पे कौन सा बचा है, क्या वो कास्ट पे करना है रिकॉग्नाइज या फेस वैल्यू फेयर वैल्यू पे करना है या किस पे करना है, तो वो डिफ़िकल्ट होता है। तो फिर वो ब्रोकर जो होता है वो आपका लेजर अकाउंट से ही देता है कि आपके क्लोजिंग पे ये शेयर्स हैं और इनकी फेयर वैल्यू ये है। अब आपने तो कास्ट रिकॉग्नाइज करनी है, फिर आप पिछले और अगले को कंपैरिजन करके कास्ट पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आप फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर देते हैं तो फिर नीचे आपका नोशनल उसको कहेंगे नोशनल गेन आ जाएगा। फिर रिकॉन्सिलिएशन में आपको वो शो करना होगा। डिपार्टमेंट वाले पकड़ लेंगे कि ये तो आपने खुद रिकॉग्नाइज किया है गेन है, आप कहेंगे नहीं भाई ये गेन नहीं, ये अनरियलाइज है। गेन तो उस वक्त रिकॉग्नाइज होगा जब हम इसकी डिस्पोजल करेंगे, ये तो मेरे वेल्थ में पड़ा हुआ है अभी ऐसा, तो इसलिए उसका नहीं आता कंसेप्ट। तो इसलिए जहाँ आप कास्टिंग में करते हैं तो यूजुअली सेंट्रल डिपॉजिटरी या ब्रोकर जो है वो आपको पूरी कंप्यूटेशन देता है कि साल में आपने कितने खरीदे, कितने बेचे, आपका गेन क्या हुआ, विद होल्डिंग क्या हुआ, तो वो आप उसकी पूरी डिटेल ले लेंगे। ओपनिंग क्या थे, ओपनिंग के बाद परचेज उनकी कास्ट क्या थी इंडिविजुअल बेसिस पे, ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने परचेज है और किस किस कंपनी के हैं, किस किस प्राइस पे आपने खरीदे, फेस वैल्यू क्या है, और फिर टोटल कितना स्टॉक हो गया, और क्लोजिंग उसमें से आपने बेचे कितने कितने हैं, वो सेल डिस्पोजल है उसकी कास्ट पहले वाले में पुराने में से बेचे हैं, जो करंट परचेज किए उनमें से बेचे हैं, तो उसकी भी फिर 5 लाइफ में वैल्यूएशन कास्टिंग होती है। जो क्लोजिंग बचा है उसकी वैल्यूएशन कैसे करनी है, वो क्या ओपनिंग पिछले वाले स्टॉक में से जो ड्यूरिंग द परचेज किया है वो है या किस तरह करना है, वो कंसिस्टेंट पॉलिसी जो भी हो वो उसके मुताबिक रखनी है कि ओल्ड वाले में से रखना है या लेटेस्ट यूजुअली होता है 5 वाला पहले कास्ट पहले बिक गया, बाद वाला बाद में, और स्टॉक लेटेस्ट में से बच गया तो स्टॉक की वैल्यूएशन लेटेस्ट है। वैसे इसीलिए क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, ये डिफ़िकल्ट है कि हर एक का अगर 1000 शेयर बेचते हैं सेचते हैं तो 365 दिनों में तो हज़ारों ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, तो वो डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए साल के एंड पे जो आपके पास स्टॉक है, जितने शेयर्स हैं स्टॉक हैं, तो उनकी आप लिस्टिंग कर लेते हैं कि इस कंपनी के, और लेटेस्ट जो परचेज प्राइस है वो ये है इन कंपनियों की, उसके मुताबिक आप कर लेते हैं। तो इट मीन ओल्ड कास्ट आप कास्ट ऑफ सेल को चार्ज कर देते हैं और सेल वैल्यू जो भी है उसमें से लेस करके उसका गेन कैलकुलेट करते हैं। यूजुअली आपको, क्योंकि इसके लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी जो वो सिस्टम है सी वाला, वो लिस्टेड कंपनियों के लिए वहाँ से आप ले सकते हैं, वो आपको एक पूरा डाटा देगा कि ये स्टॉक आपके ओपन थे इन कंपनियों के, ये आपने परचेज हुए, ये डिस्पोजल हुए, और टोटल इतना आपका गेन है, इतनी डिडक्शंस है, इतनी विद होल्डिंग है, वो सारा एक सर्टिफिकेट देगा। तो उसके मुताबिक आप कास्ट अलहदा डाल देंगे, डिस्पोजल प्राइस अलहदा डाल देंगे, सारों की कुमुलेट करके एक अलहदा भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं शेयर वाइज,
ओपनिंग की अलहदा, फॉर द ईयर परचेज अलहदा, डिस्पोजल जो हुए शेयर नंबर के साथ वो अलहदा, बाकी जो बच गए हैं वो इंडिपेंडेंट एक एक के साथ अलहदा, और गेन और सारी चीज़ें आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। डिटेल एक्सरसाइज होगी, लाखों करोड़ों शेयरों में डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप सर्टिफिकेट पे रिलाई करते हुए उसमें पहले कॉलम था कि कास्ट कितनी है जो बेचे हैं, जो डिस्पोजल प्राइस है वो कितनी है, और गेन सारों का अक्यूमुलेट, कुछ में लॉस कुछ में प्रॉफिट नेट होके वो आ जाता है। क्लियर जी। तो इस तरह आप सिक्योरिटी वाला कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी के लिए, सेल ऑफ सिक्योरिटी के लिए जो प्रॉफिट गेन्स हैं या लॉसेज हैं वो आपके लिए सेक्शन 37A है, और साथ ही आपका सेक्शन 100B है और 8 शेड्यूल है। 8 शेड्यूल उसके मुताबिक वो उनको पावर दी गई है कंप्यूटेशन की, कैलकुलेशन की, जो आपकी सेंट्रल डिपॉजिट या देख लेते हैं अभी हम। हाँ जी, किधर है 30? पहले इमोबल प्रॉपर्टी को देख लें, ठीक है। पहले वाला गेन है नॉर्मल, फिर आप इमोबल प्रॉपर्टी वाला है नॉट विद एनी कंटेन सबसे गेन ऑन लॉस डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएशन पाकिस्तान इनटू पाकिस्तान इन टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एट द रेट स्पेसिफाई। रेट देख लें भी कौन सी। जैसे मुझे वर्ड यूज है सिचुएटेड इन पाकिस्तान, अगर बैरून मुल्क प्रॉपर्टी बिकी उसका जो डिस्पोजल पे मुझे इजाफी रकम मिलेगी वो गेन होगी या क्या होगी? जब इस हेड में तो चार्जेबल नहीं होगा, उसके लिए अब आप देखते हैं कि मूल प्रॉपर्टी बाहर आई है, अगर आप रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट की इनकम जो है सारी यहाँ कहीं भी हो वो चार्जेबल टैक्स है। तो यहाँ अगर नहीं है, इसमें स्पेसिफिक ओवर राइडिंग है तो फिर आपके नहीं होगी। या ये भी हो सकता है कि वो इसमें नहीं होगी उसमें होगी। 102-3 में जाके हो। नहीं, पहले हम पहले को पढ़ लेना। वो आप किधर बेटा, किधर चला गया? कौन सा सेक्शन खोल रहे हैं? ये 1A में है ना, सिचुएटेड इन पाकिस्तान। ऊपर वाले में कोई नहीं जी। अगेन राइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल सर्वे पर्सन द टैक्स ईयर। हाँ, तो वो यानी कि फिर यहाँ पे नहीं आएगी, वो 1 में जाहिर है, जो नीचे 2 में नहीं है ऊपर है। ऊपर है, बिल्कुल ठीक है। जैसे प्राइवेट कंपनियों के शेयर उसमें नहीं है तो कहाँ है? वो ऊपर है। हाँ, जो कोई नीचे नहीं है वो स्पेसिफिक है ना, ओवर राइडिंग क्लास है। तो उन जो रेजिडेंट की वो प्रॉपर्टी है वो सेपरेट ब्लॉक पे है, तो वो सेपरेट ब्लॉक के अपने रेट हैं। जो इसमें फाल करेगी वो उसके रेट हैं, जो इसमें नहीं है वो 1 में, वो नॉर्मल जाएगी। इस तरह लिस्टेड शेयर उसके सिक्योरिटीज़ हैं तो उसमें जाएंगे, प्राइवेट लिमिटेड के हैं तो वो कहाँ जाएंगे? एओपी ने कैपिटल वाला आपने शेयर बेच दिया है, वो किस में आएगा? नॉर्मल में। तो इसलिए जो स्पेसिफिक नहीं है तो वो जर्नल में है, ठीक है जी। तो वो जर्नल वाला जो पहला होगा फिर उसके मुताबिक होगी, अनलेस अनटिल वो एग्जाम्प्ट ना हो। अगर नॉन रेजिडेंट के आगे एग्जाम्प्ट भी हैं, सेकंड शेड्यूल में देखें तो नॉन रेजिडेंट को कोई एग्जाम्पशन भी दी गई, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किसको एग्जाम्प्ट है। रीड शीट में या फॉरेन डिपॉजिट अकाउंट या और कोई काफ़ी सारी दी है, वो आप दे सकते हैं। सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन नहीं है तो फिर वो उसमें डबल ट्रीटी में या उसमें की दी है तो एग्जाम्पशन है तो उसके मुताबिक, नहीं है तो फिर नॉर्मल में, ठीक है। एक स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना पहले कि हर कैपिटल गेन ऑन द कैपिटल एसेट इज चार्जेड एज द स्टैंडर्ड एक्ट। ओवर राइटिंग फिर ए दे दिया, इमोबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन पाकिस्तान, उसके सेपरेट ब्लॉक, सिक्योरिटी ऑफ लिस्टेड कंपनी ये ब्लॉक, ठीक है। 37 के कुछ पहले सवाल जो भी हम सर से पूछ लें, अगर उसी पे आ जाए दोबारा 37 पे सर, इसी के अंदर अगर ज़्यादातर चीज़ पहले प्रॉपर्टी को हम जरा एलेबोरेट कर लें। फाइल्स के ऊपर अभी भी एक दोस्त पूछ रहे थे, तो फाइल्स जो हैं वो इमोबल प्रॉपर्टी में आएंगी जो नॉन पोजेशनेबल है, क्या उनका गेन इसमें रिकग्नाइज होगा या 1 में रिकग्नाइज होगा? 1A में होगा या 1 में होगा, उसको हम किस तरह देखना चाहिए? और पहली बात तो ये है कि सारे गेन अगर अराइज होते हैं, अगर वो कैपिटल एसेट में फॉल करता है तो प्रॉपर्टी के लिए डिफाइंड है कि वो आपके नाम टाइटल ट्रांसफ़र हुआ हो। अगर आपके नाम टाइटल ट्रांसफ़र नहीं है तो फिर प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे हम किसी को एडवांस दे देते हैं, बेशक पूरी पेमेंट ही आप दे दें, पूरी पेमेंट दे दें तो आपको प्रॉपर्टी आपके नाम टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हुआ। टाइटल आपका यूजुअली रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्टर्ड डीड से होता है या आपका म्यूटेशन सर्टिफिकेट है उससे होता है। तो आपका जस्ट आप वो पैसे दे दें, नाम ना ट्रांसफर, इवन पोजेशन भी हो तो वो आप थ्रू कोर्ट या अदरवाइज अनलेस आपका टाइटल ना हो तो इस सिचुएशन में अगर आपने पैसे दे दिए वो किसी और को भेज दें या
और उसकी डेथ हो जाए जिसने एग्रीमेंट किया है तो ऑटोमेटिकली इनहेरिटेंस में किसी दूसरे के पास चला जाएगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो डील करता है, सेक्शन 54 है, 55(3) है, वो उसके मुताबिक रजिस्ट्री स्टैम्प एक्ट करता है और रजिस्ट्रेशन एक्ट करता है। वो प्रॉपरली, क्योंकि उसमें के लिए रजिस्टर्ड डीड होना, स्टैम्प होना, वो सारी मैंडेटरी कंडीशन है। वो मैंडेटरी कंडीशन टाइटल को ट्रांसफ़र करती हैं। अगर वो टाइटल नहीं है तो आपके नाम वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, वो आपकी नहीं है। तो इसलिए आपके पास है कि आपने एक एडवांस दिया हुआ है, तो एक चीज़ आपने एडवांस है, आप वो उसका क्लेमेंट है, ले सकते हैं थ्रू कोर्ट ऑफ, पैसे ही आपको मिलेंगे या एज पर टर्म एंड कंडीशन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अनलेस आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होती तो आपका टाइटल उस पर नहीं है। तो इसलिए जो फाइल है वो जस्ट ऐसे ही है जैसे आपने एडवांस दिया है। एग्रीमेंट टू सेल जो होता है आपके पास, वो भी आप पैसे दे देते हैं, अगर पूरे भी दिए हों लेकिन आपके पास ना दिया हो तो आप एडवांसेस में शो करते हैं, रिसीवल में शो करते हैं कि आपने उससे ये पैसे लेने। और जब उसकी रजिस्ट्री या फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती हैं, एडवांसेस से आप ट्रांसफ़र उधर कर देते हैं। हाँ, तो और दूसरा भी समझ लें आप, क्योंकि एडवांसेस में शो करेंगे पैसे, वो आप रिसीवेबल में शो करेंगे, वो पेबल में शो करेगा, वो प्रॉपर्टी अपने नाम शो करेगा। ठीक है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग आप कर लेना। तो अगर प्रॉपर्टी आपने खरीदी, अभी आपने पैसे दिए, सपोज 5 लाख की, आपने 5 लाख ही दे दिए, लेकिन आपके नाम नहीं ट्रांसफ़र हुई, तो अब उसके नाम है तो नोटिस उसको ही आएगा ना कि ये प्रॉपर्टी। अगर वो सपोज वहाँ से डिलीट कर देता है तो वो कहेंगे जी आपके तो नाम है तो आपने डिलीट कंसील की है, तो वो पैसे अपने वो पेबल शो करेगा, आप रिसीवेबल शो, आप एडवांसेस कहेंगे एडवांसेस टू फलां, वो कहेगा एडवांसेस फ्राम दिस, तो वो लाइबिलिटी शो करेगा, आप रिसीवेबल शो करेंगे। जब प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र होगी, आप इसको खत्म, एडवांसेस को ख़त्म करके आप प्रॉपर्टी रेलेवेंट कॉलम में इमूवेबल प्रॉपर्टी में उसको शो कर देंगे, और वो पेबल को ख़त्म करके प्रॉपर्टी डिलीट कर देगा और गेन रिकॉग्नाइज करेगा। गेन भी कब रिकॉग्नाइज करना है? हाँ, तो जब उसने सेल नहीं की तो प्रॉपर्टी कैसे रखना। इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग दोनों की सिचुएशन देखें। वो प्रॉपर्टी सेल नहीं की तो उसको गेनराइज नहीं होगा, डिस्पोजल होगी तो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अभी डिस्पोजल के फिर सेल का एक अपना एक टर्मिनोलॉजी है। सेल जो है इट्स सेल्फ डिफाइंड है, सेल ऑफ वो प्रॉपर्टी जो है तो उसके तहत डील होती है, जिसमें बायर हो, सेलर के बाद कंसिडरेशन रिसीव हो, फिर टाइटल ट्रांसफ़र हो। टाइटल ट्रांसफ़र के अपने पैरामीटर जो ट्रांसफ़र ऑफ 3 एक्ट उस पर जो अप्लाई हैं वो लगते हैं। वो टैक्सेशन लॉ अपना हो सकता है, इसने अपनी चीज़ें दी हो सकती हैं कि जब हम ट्रीट कर लेंगे। इसमें बेनिफिशियल ओनर का भी एक कंसेप्ट आता है। अकाउंटिंग में सब्सटेंस ओवर फॉर्म आता है कि सारे आप पैसे दे दें तो आप शो कर सकते हैं। जैसे लीज प्रॉपर्टी है, आपने लीज पे, फाइनेंस लीज पे कोई चीज़ लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, तो अकाउंटिंग में हम बैलेंस शीट में उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, उसको एज एसेट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते हैं, फिर उसमें फाइनेंस चार्जेस जो हैं वो भी एक्सपेंस क्लेम करते हैं, लेकिन टैक्सेशन नहीं उसको मानता, उसको रेंटली डील करता है। वो कहता है नहीं, ये सारे आपके जो हैं जस्ट आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये रिवर्स कर देगा। वो सिर्फ आपको जो लीज पेमेंट की है, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट है और आपका इंटरेस्ट है, उसको अलाउ करेगा एज ए एक्सपेंस, रेंटल समझ ले। और जो आपने क्लेम किया हुआ है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और आपको जब एडजस्टमेंट है वहाँ आपको अपनी सारी चीज़ें रिवर्स करके सिर्फ लीज पेमेंट जो है जो ड्यूरिंग ईयर आपने पे की है लेसी ने लेसर को, तो वो आपको लायबल है। तो अदरवाइज आपने अपने अकाउंटिंग में आपने उसको एसेट भी शो किया है, उसकी जो पेमेंट की है उसको आपने सेग्रीगेट भी किया इनटू प्रिंसिपल आपने लोन में से आपने एक लोन रिकॉग्नाइज किया, एक आपने जिसको लीज पेमेंट कहते हैं कि लीज लायबिलिटी कहते हैं। तो इसके 2-3 किस्में होती हैं। एक फाइनेंस लीज है, फाइनेंस लीज उसको कहते हैं जिसमें अल्टीमेटली आपने ओनरशिप लेनी हो, और दूसरा आपने जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी शामिल हो। ऑपरेटिंग लीज उसको कहते हैं जो रेंटल कैटेगरी की होती है कि आप उन्हें रेंट देना है और अल्टीमेटली आपको उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी। जैसे रेंट है, किराए पे आप ले लेते हैं, तो इसी तरह चलती है, वो उसको ऑपरेटिंग लीज कहते हैं। तो फाइनेंस लीज में मीन या तो 2-3 इसकी 3 प्रिंसिपल इसको अप्लाई करते हैं। नंबर 1 ओनरशिप प्रिंसिपल कि 2-3 साल बाद जब एग्रीमेंट ख़त्म होगा तो ओनरशिप आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। और दूसरा जो आप इसको एक कंसेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज एसेट। प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करें अदर दैन इंटरेस्ट जो आप पेमेंट कर रहे हैं, लीजिंग पेमेंट कर रहे हैं, अगर उसको डिस्काउंट करें, अगर आपने 10 इंस्टॉलमेंट हैं, 10 को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके उसमें इंटरेस्ट निकाल दें, बाकी अमाउंट जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बराबर हो, तो इट मीन्स आपने ओनरशिप के ले लिए हो।
तीसरा उसकी लाइफ से, जितनी लाइफ है आपने ये जो ली है लीज पे, उस लाइफ से ज़्यादा ली हो। जैसे सपोज एक एसेट की लाइफ ही 5 ईयर है, आपने 8 साल में पेमेंट करनी थी, इसमें अल्टीमेटली वो आपके पास ही होगी ना, आपने यूज़ की, आपने ख़त्म की। तो इन तीनों सिचुएशन में उसको आप एज ए अकाउंटिंग में एज ए एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, करके और अकॉर्डिंगली लो लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो पेमेंट होगी उसको सेग्रीगेट करेंगे इनटू प्रिंसिपल अमाउंट, इनटू इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट पोर्शन करेंगे, जो प्रिंसिपल है वो लाइबिलिटी में से आप लेस करेंगे, जो एसेट है उसमें डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। तो लेकिन टैक्सेशन में ये सारी जो है एसेट की रिकग्निशन, लाइबिलिटी की रिकग्निशन, एसेट मार्कअप की रिकग्निशन और डेप्रिसिएशन की रिकग्निशन, ये डिस्कॉर्डेड है, वहाँ ये ऐसे रिकग्नाइज नहीं होती। वहाँ सिर्फ आपको जो लीज पेमेंट की है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों लायबल एज ए रेंट, वहाँ ऐसे समझा जाता है जैसे आपने रेंट दी है। तो इसलिए वहाँ सब्सटेंस ओवर अकाउंटिंग में तो चलेगा कि रियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, रियल नेचर ऑफ जो है वो देखी जाएगी, लेकिन टैक्सेशन में इसको स्पेसिफिक नहीं रिकॉग्नाइज किया गया। तो इसलिए कहीं पे ये एक डिस्प्यूटेड इशू होता है कि अगर आप कहें जी मैं तो ओनरशिप सब्सटेंस बेनिफिशियल ओनर हूँ, मुझे पोजेशन भी आ गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक 53A भी है कि आप अगर आपने कंसिडरेशन दे दी है, 100% दे दी है, पोजेशन ले लिया है, तो वो नियर वेयर ओनरशिप समझी जाती है। तो उस सिचुएशन में वो भी आप ले सकते हैं। या कोई इस्लामिक लॉ जहाँ अप्लीकेबल हो वहाँ वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी लॉ अप्लीकेबल नहीं, जैसे गिफ्ट शिफ्ट या इस तरह की इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पे टाइटल एक्ट पे आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बहरहाल बेसिकली ये है कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी के जो लॉ हैं तीनों, रजिस्ट्रेशन एक्ट और वो होंगे तो एक्चुअल लीगल टाइटल आपके नाम ट्रांसफ़र होगा, और उसके बगैर ना आपकी डिस्पोजल हुई है ना हुई है, उसके मुताबिक आप फिर ऐसे भी जिसकी लिटिगेशन चल रही हो, अगर आपने एसेट बेच भी दिया है तो वाइड होता है। अगर आप लिटिगेशन एक एसेट चल रही है आपने बेच दिया किसी को, तो वो परचेज सेल जो डीड है वो इटसेल्फ भी वाइड होता है ड्यूरिंग लिटिगेशन, तो इसलिए फिर उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो बेसिकली ये है कि जो फाइल शाइल है वो अगर आप शो करना चाहते हैं कि फ़ाइल आपने ख़रीदी है, पहली बात तो है कि कोई चीज़ सेल हो ही नहीं सकती जो एग्जिस्ट ना करती हो। तो पहले बात तो एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, ये नहीं कि चीज़ें आप बाद में मैन्युफैक्चर करेंगे और पहले बेच दें, ठीक है। वो जो स्टॉक हो, शेयर्स में भी जो गैम्बलिंग ये वो होती है, तो वो वाला सेल गुड्स की भी इवन सेल नहीं होती अनलेस वो एग्जिस्ट करती हो। तो इसलिए प्रॉपर्टी अभी पता ही नहीं कौन सी वाली है, वो एडवांस ट्रांजैक्शन ही आपके चलते हैं। उसमें गेन शेन आएगा तो वो चार्जेबल टू टैक्स है कि नहीं है, ये एक अलग बात है। पहले कैपिटल एसेट की डेफिनेशन फॉल करेगा तो फिर उसको देखेंगे। आप रेगुलर काम करते हैं तो वो फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ जाएगा, उसमें चला जाएगा। रेगुलर नहीं है, एक्सेप्शनल है, तो उसको फिर एक और भी है, उसको कहते हैं एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड। एडवेंचर इन द बिजनेस की डेफिनेशन में कि अगर कोई एसेट या कोई इस तरह की चीज़ आपने रेगुलरली काम कर रहे हैं उसका, तो वो है, उसको कहा जाता है स्टॉक इन ट्रेड। रेगुलर रकरिंग ट्रांजैक्शन है आपके, तो वो रेगुलर आपका समझा जाएगा स्टॉक इन ट्रेड है। तो स्टॉक इन ट्रेड का गेन लॉस प्रॉफिट जो होगा वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में होगा, वहाँ आपका। जहाँ आपके कोइनल ट्रांजैक्शन है तो फिर कभी कभार है, तो वो एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड है। तो फिर कोर्ट या डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा, टेस्ट करेगा। टेस्टिंग ये होगा कि एट द टाइम ऑफ बाइंग आपकी इंटेंशन क्या थी। इंटेंशन इसकी आप रेगुलर सेल थी या इसको होल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट करना था, कि एज ए स्टॉक एंड ट्रेड आपने उसको एसेट को, जैसे आपने कोई प्लाट खरीदा है कि मैं घर बना लेता हूँ, लेकिन बाद में दूसरे दिन ही आपने बेच दिया। अब इंटेंशन आपकी ये थी कि लॉन्ग टर्म रखना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये फिर इसमें गेन वाले में तो आना था, उधर नहीं आना था इनकम फ्रॉम बिजनेस में, अनलेस एग्जाम्प्ट है या वो है। अगर आप लेकिन बेच दिया आपने फिर एक और ख़रीद लिया, फिर आपने घर के लिए दिया, फिर किसी वजह से कहा लोकेशन सही नहीं, फिर बेच दिया। अब इसमें आपकी इंटेंशन देखी जाएगी कि ये कैपिटल गेन वाला है या वो है रेगुलर वाला है। तो एट द टाइम ऑफ बाइंग आपकी इंटेंशन क्या थी, फैक्ट सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्या रीज़न थी, ये उसके मुताबिक इसको डिटरमाइन किया जाएगा कि इसको आपने होल्ड किया एज ए स्टॉक इन ट्रेड या एज ए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है तो इस तरह इसमें आएगा, स्टॉक इन ट्रेड है तो फिर इसमें आएगा। फिर उसको एडवेंचर ऑफ इन द नेचर ऑफ ट्रेड करके भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्सेशन हो सकती है। या यूजुअली ये भी होता है कि सैलरी पर्सन है, उसका काम बाइंग सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी तो नहीं है, तो वो अगर बाइंग सेलिंग करता है तो यूजुअली यही समझा जाता है कि उसका पर्पस जो है एडवेंचर इन द नेचर ऑफ ट्रेड नहीं है, उसका इन्वेस्टमेंट है। इस तरह वो डिटर्मिनेशन जो है
टेस्ट जो है वो इसके डिटरमिन हो सकते हैं कि कहाँ इसको चार्ज करना है, उधर करना है, इधर करना है, एग्जाम्प्ट है, किस रेट पे होना है, तो अकॉर्डिंगली रेट भी चेंज होते जाएंगे ना। तो नेचर ऑफ उसकी क्या है आपकी, तो इधर आएगा तो और है, उधर चलेगा तो और है। उधर तो कोई लिमिट ही नहीं है, इधर लिमिट 6 साल 5 साल की है, तो उसके मुताबिक फिर उसकी टैक्सेशन होगी, फिर उस अकॉर्डिंगली आप लीड कर सकते हैं। फाइल वाला तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, बाकी इसी के अंदर गिफ्ट को और इनहेरिटेंस को प्रॉपर्टी के रेफरेंस से अगर 1 साल बाद में गिफ्ट गए उसको पहले हम उसको प्रॉपर 79 सेक्शन है उसके अंदर डिस्कस करेंगे ना। 79 आगे चलेंगे तो जहाँ नो प्रॉफिट लॉस रिकॉग्नाइज करना है उसमें हम देखेंगे ना। असल में रिटर्न में फीडिंग के एतबार से जब हम इसका करते हैं तो हमें थोड़ा सा उस पर इशू आता है कि विरासत हुई 6 महीने पहले, तो आज क्या 100% गेन मेरे पे बन गया, अब यहाँ पे ये कोई नहीं रहा। नहीं कंफ्यूजन है ना, ऐसे कैसे, जी ऐसे नहीं है। अब 79 पढ़ेंगे तो उसमें है ना, खोले जी सर। अभी शुरू कर लें उसको, चलो जी। हाँ ठीक। ये हर किस्म का मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कैपिटल एसेट में जो आता है तो उसको हम आज देख लेते हैं। पहले बात तो ये है नॉन रिकॉग्निशन रूल, इसमें है फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्डिनेंस एंड सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 नो गेन एंड लॉस शैल बी टेकन टू अराइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। क्या मतलब, कोई गेन लॉस नहीं है, रिकॉग्नाइज ही नहीं करना। वह में करोड़ है, अरब है, जो मर्जी 5 ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू में टू की कंडीशन है, 2 कंडीशन नहीं अप्लीकेबल तो नो लॉस है। चलो अब आ जाए क्या क्या है। अभी नंबर 1 एक को स्पेसिफिकली इन लेंथ हम देखेंगे, ठीक है। बिटवीन स्पाउस अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, स्पाउस जो है मियाँ बीवी, अगर उन्होंने आपने उनके दरमियान कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कि अलग-अलग रहना है कि ये तू ले ले या मैं ले लेती हूँ, तो उसमें कोई लॉस प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं करना, जो वट सो एवर द वैल्यू। लिवर पार्ट से तलाक है या वैसे भी अलहदा भी हो सकता है, लिवर पार्ट अलहदा, जैसे कहते हैं कि अब आपसे नहीं मिलना, ठीक है, तो एक कमरे से मैं एक कमरे और प्रॉपर्टी भी डिस्ट्रीब्यूट कर ली अपनी ना। तो अगर डिवोर्स हो जाती है तो वो तो अल्टीमेट होगी, ठीक है। दोनों है, लेवर पार्ट इसलिए डिवोर्स नहीं लिखी, लेवर पार्ट है उसने उसके मुताबिक वहीं से लिया है, फिर तलाक के बगैर मिल भी सकते हैं ना। तो यहाँ हमारे इस्लामिक लाग में फिर हो गया काम तो ख़त्म है, फिर किसी और से ही करे तो फिर आए आ सकती दोबारा, फिर इकट्ठे भी हो सकते। By the reason of transmission of asset to an executor or beneficiary on the death of person, ट्रांसमिशन होती है यूजुअली शेयर या कोई भी प्रॉपर्टी, जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके जो लीगल हेयर्स होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको ट्रांसफ़र होती है। डेथ के टाइम प्रॉफिट लॉस जो ट्रांसफ़र होगा, एसेट परचेज करें या सेल करें, ऊपर लॉस प्रॉफिट है, पहले हम लॉस प्रॉफिट को समझ लें, ठीक है। जो दे रहा है उसको लॉस होता है, जो ले रहा है बेचेगा तो उसको गेन होगा। अब आप 0 में दे रहे हैं तो आपको तो लॉस ही है ना, आपने लॉस नहीं रिकॉग्नाइज करना। जो ले रहा है उसको गेन हो रहा है फ्री में, उसने गेन नहीं रिकॉग्नाइज करना। इसमें दोनों में किसी भी सिचुएशन में लॉस या गेन रिकॉग्नाइज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ये है जब वरासत से वारिस को ज़मीन आई या उसकी वजह से जो है नहीं, अभी ऊपर आए पहले, ऐसे नहीं, ऐसे इस तरह ना है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, पूरे ऑर्डिनेंस में, एंड सब्जेक्ट टू सबसेक्शन नो लॉस शैल बी टेकन टू अराइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोज जब आप कर रहे हैं, आप जब डिस्पोजल को हमने उधर डिस्कस किया हुआ है 76 में मेरा हर डिस्पोजल है या 75 में, डिस्पोजल पहले देख लें, चलो 75। ये विरासत बहुत बड़ा इशू है इस टाइम। नहीं कोई इतना नहीं इशू है। 75 देखें जी, यहाँ मोड है, मोड ऑफ डिस्पोजल, ये डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ए पर्सन हु होल्ड एन एसेट शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग मेड ए डिस्पोजल ऑफ एसेट एट द टाइम पर्सन पार्ट विद ओनरशिप ऑफ दैट। डिस्पोजल कब होगी, जो आपका पहला क्वेश्चन भी जो है वो फाइल वाला, व्हेन पार्ट विद आपका ओनरशिप उसकी किसी को देंगे, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे होती है, वो थ्रू डीड म्यूटेशन ये वो वगैरह। तो जब आप अपनी ओनरशिप
ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्ट विद ओनरशिप से पार्ट विद हो जाएंगे, तो उस वक्त आपकी उसको समझा जाएगा कि आपने डिस्पोजल की है। अब उसके मोड क्या क्या हो सकते हैं? पहली बात तो है कि पहली बात यह है कि ओनरशिप पार्ट विद हो, टाइटल ट्रांसफ़र हो। अब आगे है कि टाइटल ट्रांसफ़र डिफरेंट तरीक़ों से हो सकता है, कैश कंसीडरेशन से भी होता है, इन काइंड भी आ सकती है, एक्सचेंज भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। डेथ की वजह से भी पार्ट विद ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है लीगल हेल्थ को, या आपकी कंपनी लिक्विडेशन है तो डिस्ट्रीब्यूशन पे भी हो सकती है। तो यहाँ आगे उसने डिफरेंट मोड भी दिए हुए हैं। अब नंबर 1 है कि इंक्लूडिंग व्हेन एसेट। अब जब इंक्लूडिंग का वर्ड है तो वर्ड इज अनलार्जमेंट, पहले भी मैंने इंटरप्रेट किया था कि इंक्लूडिंग डीमिंग डिवाइस है, ये इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा भी पार्ट विद ओनरशिप होगी तो वो भी डिस्पोजल, और ये स्पेसिफिक उन्होंने इंक्लूड करके डीमिंग डिवाइस में कि लेजिस्लेटर जो है जो उस चीज़ में शामिल नहीं है उस चीज़ को भी शामिल कर सकता है, तो उसने डीमिंग के इंक्लूडिंग करके कि ये तो है ही, इसके अलावा जो एक्चुअल पार्ट विद ओनरशिप होगी तो वो भी डिस्पोजल है। क्लियर? तो नंबर 1 है सोल्ड। सोल्ड वही सेल हो, एग्रीमेंट टू आप सेल डीड हो, आप प्रॉपर बायर सेलर हो, कंसीडरेशन हो और डीड हो, मुटेशन हो, तो वो फिर सेल डीड जो है सारे राइट ओनर टाइटल जो है प्रॉपर्टी के वो ट्रांसफ़र हो जाएं, तो वो होती है सेल। एक्सचेंज आप जानते हैं कि एक एसेट दें दूसरा लें, और वो भी पार्शली बराबर भी हो सकता है। 2 एसेट दे के बार्टर सिस्टम में 3 एक लिया जा सकता है, या कम के पैसे भी दिए जा सकते हैं, तो वो आपकी एक्सचेंज है। ट्रांसफ़र डिस्ट्रीब्यूटर या अदरवाइज किसी की नेचर से ट्रांसफ़र भी यूजुअली जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप के भी रेफरेंस से आता है, तो वो ट्रांसफ़र हो या डिस्ट्रीब्यूटर में जो कंपनी है या एओपी है, बिजनेस में आपने दी है, बिजनेस से आपने लिक्विडेट हो गया तो वो आपको फिर डिस्ट्रीब्यूट अमंग द डिफरेंट लोगों के दरमियान, या हेयर इनहेरिटेंस में है तो जितनी लीगल हेयर है उनमें डिस्ट्रीब्यूट चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ऊपर वर्ड एसेट का है, इमूलाबिलिटी ज़रूरी नहीं है, कोई भी एसेट हो सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। ट्रांसफ़र जस्ट डिलीवरी से भी होता है, पार्ट विद ओनरशिप है तो एक जस्ट कुछ चीज़ें जो इमूल चीज़ें हैं वो तो ट्रांसफ़र पोजेशन ही आप दे दें तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन इमूलिटी है तो उसके लिए चीज़ उधरी रहेगी, टाइटल डीड से होगा। तो बाकी गुड्स जो हैं जो आम बाइंग सेलिंग है वो जो डिलीवरी कर दें तो वो उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंपनी है, एओपी है, उसमें एसेट या लिक्विडेशन पे, वाइंडिंग अप पे, डेसोलेशन पे वो डिस्ट्रीब्यूट। कैंसल्ड, कोई चीज़ कैंसिल कर दी है, रिडीम कर दी है, आपने मॉर्टगेज किया हुआ है कोई एसेट, तो मॉर्टगेज करके पैसे लिए हैं तो वो बैंक ने अपने नाम लगवाया हुआ है, और जब आपने लोन दिया है तो उसने उसको रिडीम कर दिया है। या कोई लिटिगेशन में या अदरवाइज एसेट है वो कैंसिल हो गया, आपकी ओनरशिप है आपसे ख़त्म होगी, थ्रू कोर्ट ख़त्म होगी, आप कहते हैं मेरा एसेट है, उसमें किसी ने डिग्री फाइल कर दी, आपसे वो ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गए पिछले किसी को चला गया, या पूरी रेंज में फ्रॉडुलेंट रजिस्टर्ड हुआ है या वो कैंसिल हो गया। रिलिंग्विश या रिलिंग्विश कोई सी एसेट को आप उसके सरेंडर कर दें, राइट कि छोड़ दें कि मैं इसका मालिक नहीं हूँ, ठीक है ना, अपनी ज़मीन दे दें, या कोई भी एसेट है आप कंप्यूटर कह दें जी मैं इसके राइट छोड़ता हूँ मेरा नहीं है, तो रिलिंग्विश है। डिस्ट्रॉय हो जाए, कोई चीज़ है बिल्कुल ही ख़त्म हो गई आपकी तो वो भी डिस्पोजिटिव, लॉस्ट हो गई, एक्सपायर हो गई, या आप सरेंडर है आपने छोड़ दिए। तो ये वाले ये डिफरेंट मोड जो हैं ये इंक्लूडिंग में इसको सारों को समझा जाएगा कि वो आपका डिस्पोजल हो गई, disposal of asset है। The transmission of asset by succession or under will shall be treated as a disposal by the deceased at the time asset is transmitted। तो जो आपका फौत हुआ बंदा उसकी ट्रांसमिशन जो है सक्सेशन या सक्सेशन होगी, सक्सेशन सर्टिफिकेट आप मजिस्ट्रेट से या आजकल और ये वाले जो नादरा भी करता है तो वहाँ से आप लेंगे तो डिस्पोजल ट्रीट होगी एट द टाइम जब ट्रांसमिट होगा। जब डेथ होगी उस वक्त नहीं, जब उसको एक्चुअल ट्रांसफ़र आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा उस वक्त ये समझा जाएगा कि अब वो वाला ट्रांसफ़र हो गया। एट द टाइम ऑफ डेथ ये नहीं समझा जाएगा कि अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, लेकिन लीगली या अदरवाइज दूसरे जो प्रोड्यूसर में उसी वक्त ही उनकी वो मालिक बन गए, क्योंकि इंसान के जो राइट हैं, राइट और लाइबिलिटी जो हैं ये सारे के सारे इंसान के मरने के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं, मरने के बाद उसके ख़त्म हो जाते हैं, और राइट लाइबिलिटी जो है सारे जो शिफ्ट हो जाते हैं टू द स्टेट। स्टेट मीन उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं।
और उस प्रॉपर्टी में से जो लाइबिलिटी होती है लेस करके उसमें फिर प्रायोरिटीज़ होती हैं कि गवर्नमेंट के ड्यूज़ पहले हैं, सिक्योर्ड हैं, पारापासी सिक्योर्ड है, 100% सिक्योर्ड है, पार्शली सिक्योर्ड है। वो जो प्रायोरिटी ऑफ क्रेडिटर है उसके मुताबिक होते हैं। वो पे करने के बाद जो बाकी बच जाता है वो फिर लीगल हेयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का फिर तरीका क्या है, वो फिर आप रजिस्ट्रार को, मूल प्रॉपर्टी है उनको, नादरा को, या LDA या जो डिपार्टमेंट है वहाँ आप अप्लीकेशन देते हैं, या इधर से कोर्ट से आप ले लेते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। वो फिर एडवर्टाइज करते हैं, अखबार में देते हैं, कोई और तो नहीं, बच्चा बच्ची इधर उधर से कोई इसके लीगल हेयर में कोई क्लेमेंट है तो दे दे। उसके बाद फिर वो ऑर्डर सक्सेशन सर्टिफिकेट कहते हैं वो इशू करते हैं। वो फिर जहाँ जहाँ जिस डिपार्टमेंट एसेट की है वहाँ आप देते हैं। बैंक में है तो बैंक में दे दिया, बैंक आपको जितने पैसे हैं वो आपको अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक चेक बना के दे देगा, या कोई LDA तो LDA ट्रांसफ़र कर देगा। इस तरह फिर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट जब आपको ट्रांसमिट होगा उस डेट को ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। जब वो डेथ है 37 के रेफरेंस से इस पे 2 लगेगा कि 5 लगेगा? क्या सेक्शन 37 के रेफरेंस से जब मैंने डिस्पोजल करनी है और मैं कहता हूँ मेरे पास विरासत से इतने साल की प्रॉपर्टी है तो 5 तो इससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या किससे 2 पहले पर 2 तो देख रहे उस पर भी आ जाए ना। ये सक्सेशन ये आपका उसे ये इसके लिए जब स्पेसिफिक सेक्शन आ गया है ना तो कंट्राडिक्शन है या नहीं है, स्पेसिफिक और जनरल सेक्शन को देखा करें। जब कोई डेथ की बात आ गई है तो डेथ के साथ जनरल अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब डेथ को आप जनरल में तो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो जब 2 क्या है, 2 है सक्सेशन होती है, और सक्सेशन इज एसोसिएटेड विद डेथ, डिसीज। अब डिसीज में तो नॉर्मल नहीं अप्लीकेबल है, उसमें डेथ हुई है। 5 में तो डेथ नहीं हुई, तो डेथ जहाँ हुई है वहाँ उसने टाइमिंग दी है। वैसे डिस्पोजल जब आप डिस्पोजल करते हैं वो है, लेकिन डेथ की सिचुएशन में उसने स्पेसिफिक सेक्शन दे दिया कि डिस्प्यूट होना था ना कि जो मर गया तो अब हर बंदे का अपना अपना जितना है शेयर उसका है। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, इसकी राइट ओनरशिप लीगल हेयर्स हो सकता है गवर्नमेंट चाहती हो कि अभी उसी के ही हैं, हम ले लें, लेके तो हम अपनी लाइबिलिटी तो लें, टैक्स ड्यू हो उस पर। तो वो कहें इसने रिटर्न फाइल की है पहले, अभी नहीं है आपके, आप जो सक्सेशन लाएंगे उस वक्त होंगे, अभी तो गवर्नमेंट के आ गई हैं, वो लाइबिलिटी सारी आप भी लेंगे, फिर आपके नाम ट्रांसफ़र होगा। जब आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट लीगल कोर्ट या जो भी आपके लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपर करेंगे तो फिर समझा जाएगा कि ये आपकी ओनरशिप है। क्लियर? इसलिए जब स्पेसिफिक सेक्शन हो तो जनरल सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता। स्पेसिफिक सेक्शन या ओवरराइडिंग सेक्शन जिसको नॉट विद है दैट ऑलवेज प्रीवेल और द जनरल सेक्शन, ठीक है। इसलिए सेक्शन में भी चार्जिंग सेक्शन प्रीवेल और द प्रोसीजर सेक्शन, तो ये जनरल रूल्स हैं। तो उसमें सब सेक्शन भी हैं, तो सारे सेक्शन जो है एज ए इंटीग्रल होल्ड पढ़ने चाहिए और दे थ्रो लाइट ऑन द ईच अदर और इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेकिन उनके अंदर भी आप दे सकते हैं विच वन इज ए स्पेशल, विच वन इज ए जनरल, विच वन इज ए स्पेसिफिक, विच वन इज ए जनरल। तो जनरल प्रीवेल जो स्पेसिफिक या स्पेशल प्रीवेल और द जनरल। अभी आप इसमें पढ़ रहे थे तो ऊपर जो 37 में नॉट विद स्टैंडिंग वाला प्रॉपर्टी वाला आ गया था, तो ऊपर वाला जनरल ओवर रूल हो गया था। जनरल में था ठीक है नॉर्मल में चार्ज करना है, प्रॉपर्टी वाले में उसने लिख दिया नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद वो नॉर्मल नहीं अप्लीकेबल, इसके अपने रेट होंगे। 37A अलहदा हो गया, वो लिस्टेड प्रॉपर्टी वाला उससे से वो निकल गया। तो इसलिए हम कहेंगे वो तो कंट्राडिक्ट हो गया, वो कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। तो इसलिए इसकी उससे कंट्राडिक्शन नहीं है। जहाँ वो सिचुएशन डिस्पोजल पहले उसने कर दी कि डिस्पोजल के ये मोड है, अब एक डिस्पोजल की टाइमिंग अब उसने दे दी है कि कौन सी डिस्पोजल पे कौन सी टाइमिंग होगी। पहले डेथ की टाइमिंग उसने लगा कर दी है कि डेथ कब डिस्पोजल होगी, कब ट्रांसफ़र होगी, तो उसके बाद एट द टाइम ऑफ डेथ नहीं है, एट द टाइम ऑफ वो ट्रांसमिशन और वो जो उसने जब ट्रांसमिट होगा सक्सेशन सर्टिफिकेट या उससे होगा उस वक्त होगी, और एट द टाइम ऑफ डेथ नहीं होगी। वो क्लैरिफाई कर दिया, नहीं तो अदरवाइज ये डिस्प्यूट रहना था कि आज डेथ हुई है भी, आप भी आज ही हर बंदा बालक बन गया है क्योंकि उसकी डेथ हो गई नेचुरली, तो उसके राइट नहीं रहे, राइट लाइबिलिटी तो कोई रही नहीं, स्टेट आ जा गई और स्टेट पे सारी लाइबिलिटी शिफ्ट हो गई है और लीगल हेयर इसके ओनर बन गए, और लीगल हेयर पे प्रोपोर्शनेटली जितना जितना ओनर बन रहा है लाइबिलिटी भी उनकी उतनी उतनी। जनरल रूल तो ये है कि डेथ के साथ ही राइट लाइबिलिटी खत्म होते हैं और लीगल हेयर उसके मालिक बन जाते हैं और लाइबिलिटी सारी स्टेट पे शिफ्ट हो जाती है। स्टेट में से लाइबिलिटी लेस करके बाकी के वो मालिक होते हैं। अगर लाइबिलिटी उस स्टेट से ज़्यादा हो जाए
लाइबिलिटी, तो फिर लीगल हेयर जो है उसको बेयर नहीं करते। जनरल सोशल लाइफ में वो अंडरटेक कर लेते हैं कि लोन है मेरे बाप पे तो चलो मैं दे दूंगा, लेकिन लीगली वो शिफ्ट नहीं होते। क्लियर जी? सर ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है इसको अगर 8-10 साल ले हो जाए तो उस पर प्रॉपर्टी का क्या होगा सर? 10 साल के बाद आपको मिलता है सक्सेशन सर्टिफिकेट और फिर आपकी ट्रांसमिट होती है तो वो बेसिकली इसके लिए एक रूल है, आपने डॉक्ट्राइन ही है, वो है कि नो वन कैन प्रेजुडाइज एक्ट एंड ओमिशन ऑफ द पब्लिक फंक्शनिंग या कोर्ट ने अगर कोई किया फॉल्ट है तो उसकी वजह से लीगल हेयर ये वो, और हर एक के लिए जहाँ ना हो इस तरह की बात, जहाँ कहीं टाइम दिया हो तो फिर रीज़नेबल टाइम होता है, और रीज़नेबल टाइम को कोर्ट डिटरमिन करता है। जैसे सुपर एशिया में था कि जो बंदा अगर आप विद इन 120 डेज ऑर्डर नहीं करते तो 60 डेज आप और कर सकते हैं, फिर उन्होंने कहा जी उसके बाद ही बोर्ड एनहांस कर सकता है, फिर बोर्ड को टाइम लिमिट नहीं थी तो कोर्ट ने डिटरमिन कर दिया कि 6 माह से ज़्यादा नहीं कर सकता। जहाँ कहीं टाइम लिमिट हो, टाइम लिमिट स्पेसिफाइड ना हो तो फिर अकॉर्डिंग टू फैक्ट सर्कमस्टांसेस कोर्ट कैन फिक्स रीज़नेबल टाइम। अगर आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट 2 महीने लगते हैं, आप 10 साल लगा दें तो वो फिर कोर्ट डिटरमिन कर सकता है कि इस आप साथ ही नहीं देता तो आप हायर कोर्ट में या कोर्ट में चले जाएं। ये करता नहीं, डायरेक्शन दें फिर भी नहीं करता, कोर्ट कहता है जी विद इन 30 डेज कर दें, वो 30 डेज के जब उसने डेट दे दी तो 30 डेज में आपको ट्रांसफ़र होगी। अगर अप्लाई ना करें हम कोर्ट तो चलें ठीक है, अगर हम इटसेल्फ जो है फिर आप नेग्लिजेंट हैं, फिर आप जब आप नेग्लिजेंट हैं तो डिले डिफीट द इक्विटी जैसे है तो आप क्लीन हैंड है ही नहीं है खुद ही, या आप फिर डिपार्टमेंट वाले कह सकते हैं कि आपके नाम ट्रांसफ़र हो गई है, आपको नोटिस वो वैसे भी दे देते हैं। डेथ होती है तो लीगल हेयर को वैसे भी नोटिस दे सकते हैं, वो नोटिस देने का अलग है कि आप जानबूझ के कर रहे हैं या क्लीन हेडेड नहीं है या कंसील करना चाह सकते हैं, अवियन करना चाहते हैं, वो एक अलग फिर ला है। लेकिन यहाँ ला ने कह दिया कि जब ट्रांसमिट होगी तो ट्रांसमिट होना जो है वो अलग बात है, वो डिफरेंट एसेट की डिफरेंट हो सकती है। जैसे गुड्स हैं, घर में एसी पड़ा हुआ है, सब ने बांट लिया तो वो तो ट्रांसमिट हो गया, उसके लिए तो सक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। या कोई गुड्स हैं तो अलग बात है, क्योंकि एसेट में मूवेबल और रिमूवल सारे हैं। इमूवल के लिए कोर्ट आएगा, और गाड़ी शाड़ी है तो रजिस्ट्रार वहाँ से आएगा, कोई और जो किसी डिपार्टमेंट का है तो उससे चलेगा। अगर कोई वैसे फिजिकली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, घर में सोना पड़ा हुआ है, पैसे भी तो हो सकते हैं ना, पैसे आपने बहन भाइयों ने बांट लिए। अगर ट्रांसमिट को हम ये कहें कि भाइयों ने कहा भी वो कारपुर रख ले मैं रख लेना, वो फिर ट्रांसमिट तो हो गया ना, वो अपनी वो पोजीशन में नहीं देख रहे, टाइटल ट्रांसफर की बात तो नहीं हो रही है। नहीं वो ट्रांसमिट जो इमूवल प्रॉपर्टी उसी से ही होगी और सक्सेशन से होगी। जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रीब्यूशन आप सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लें तो उसके मुताबिक हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ऐसे तो फिर जब आप बात करें तो भाई बहनों को हिस्सा ही नहीं देते, और सारा ही साडा है भाई, ठीक, वो सारा ही रख लेते हैं, देगा तो नहीं हैं, बाद अब ही लो आ जाते ना, सारे 4 पुत्र तेरा ही है। दैट इज सोशल, एक जो हम इंडो पाक में है तो इंडिया जो भी चलता है। बहरहाल ट्रांसमिशन जो है अगर नहीं है तो कोर्ट डिटरमिन करेगा कि व्हाट इज द टाइम डेट। नहीं अगले आप पूरा इसको देख लेना। सेशन को आइए ना, बाकी तो फिर और भी है, पहले भी आपने किया हुआ है। अच्छा, लेकिन आज 79 का आपने कहा चलो 7 के साथ आज सक्सेशन हमें समझा दें, क्या, क्योंकि सक्सेशन को समझा दें कि इसको वेल्थ स्टेटमेंट में इसके कैपिटल गेन को, हाँ ये बहुत बड़ा इशू है, इसको कोई कैसे इशू नहीं। हमने महफूज तरीके से अपने क्लाइंट को। चलो जी, डिस्पोजल पे आपने गेन लॉस दोनों रिकॉग्नाइज नहीं करने। जब आप यहाँ पे फिर उससे वही है, डिस्पोजल मीन जब मतवफ़ी से वारिस को आया, या डिस्पोजल मीन जब वारिस ने आगे बेचा, इसकी वजाहत बस ये अब नीचे जब डेथ वाला बेचेगा, डेथ वाला मरेगा तो वो डिस्पोजल स्ट्रीट होगी ना। अब वो आगे बेचेगा, उसकी सब्सिक्वेंट नहीं है, लेकिन उसको सब्सिक्वेंट को भी आप आगे देखते हैं फिर ना, ठीक, सब्सिक्वेंट फिर आगे देख लेते हैं ना। पहले इसको देख लेना कि उसकी क्या डिटर्मिनेशन है। ये मतवफ़ी से वारिस की बात हो रही है। हाँ ये आगे है ना, तो बाय द रीजन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसेट टू, ट्रांसमिशन मीन वही डेथ पे है, डेथ पे डिस्पोजल हो रही है। एक बंदा फौत हो गया तो अब लीगल हेयर को ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसमिशन डिस्पोजल। तो डिसीज़ की प्रॉपर्टी जो है वो लीगल हेयर को ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसमें ना गेन होगा इसको ना लॉस होगा,
ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल जो है डिसीज़ को ना गेन होगा ना लॉस होगा, हायर पे बिके या लोअर पे, क्योंकि पहले इसकी कोई कास्ट होगी, कास्ट पे ये हायर पे बिका है, लोअर पे ट्रांसफ़र हुआ है या हायर पे हुआ है, तो कोई लॉस गेन जो है डिसीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं होगा। मैं आपकी बात और ऐड करूं, अगर मुतवफ़ी की रिटर्न उसका कोई वारिस एज अ रिप्रेजेंटेटिव फाइल करता है बाद में, तो वो कोई गेन लॉस इसका रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। हाँ, जो उस पर रिस्पॉन्सिबल्ड है, जो अगर कहें लीगल इसने बेची है, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, तो उसका लास्ट गेन जो है इस प्रॉपर्टी से डिस्पोजल का एसेट के साथ तल्लक है। डिस्पोजल और इस मतलब उसी को छोड़ें, हम कहते हैं उस एसेट से रिलेटेड जो जिसकी डिस्पोजल हो रही है उसका कोई लास्ट गेन नहीं, उसका कोई लॉस नहीं। ठीक है ना। मुतवक्की का तो वहाँ था ना एसेट का, यहाँ तो डिस्पोजल हो रही, डिस्पोजल ऑफ एसेट बाय द रीजन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसेट टू द एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर को डेथ की वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है, या बेनिफिशियरी और बेनिफिशियरी ऑन द डेथ ऑफ पर्सन, जो डेथ ऑफ पर्सन में जो बेनिफिशियरी को ट्रांसफ़र हो रहा है उस पर कोई लॉस गेन नहीं होगा। तो लॉस गेन कब रिकॉग्नाइज होता है? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो लॉस गेन कब होता है? जब डिस्पोजल होगी। तो डिस्पोजल तो डिसीज़ की हो रही है ना, तो डिसीज़ को प्रॉफिट लॉस या उसके लीगल हेयर को प्रॉफिट लॉस नहीं है। क्लियर जी? तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? तो इसी में आपने विरासत हमें समझानी है। अब वारिस ने आगे बेचा, वो आगे देख लेते हैं ना, आगे सारे को पढ़ेंगे, देखे ना, यही मैं समझा दूँ है। तो पढ़ लेते हैं आगे एंड वाला पढ़ेंगे तो फिर आप देखेंगे। पहले पढ़ना लिए एंड वाला। हाँ हाँ, एंड वाला एंड वाला है। चलो 2 पढ़े। पहले 2 पढ़ लेते। Subsection 1 shall not apply where person acquiring the asset is a non-resident person ठीक हो गया। at the time of acquisition in respect of disposal of asset as mentioned in DEF जी। इस क्या ठीक हो गया ये बताएं आप, इसको बताएं ना, फिर पता चलेगा, आगे फिर देखेंगे। क्या समझाएं मुझे ना। E और F के अंदर जो ऊपर गेन लॉस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा, हाँ। नॉन रेजिडेंट सूरत में रिकॉग्नाइज होगा। क्या अगर एक डेथ हो गया, उसका बेटा बाहर है? सर वो इधर के नॉन रेजिडेंट नहीं, उधर लिखा ये दोबारा पढ़े। वेयर अ पर्सन एक्वायरिंग, हाँ। एक्वायरिंग ठीक है, वो अगर वो नॉन रेजिडेंट है। हाँ, अगर तो आपका बेटा, आपका तो नहीं, वसूल करने वाला वसूल उसका बेटा है बाहर, जी। लीगल हेयर। जी, जी। अब उसमें उसको इन सिचुएशन विरासत के लिए नहीं है, किस में है DEF जो भी बारह है, ये विरासत के लिए नहीं। चलो विरासत के लिए नहीं, पहले समझ लेते हैं ना, विरासत तो ही आ जाती है ना। पहले ये कि अब जब वो क्वायर कर रहा है उसमें तो लास्ट प्रॉफिट होता ही नहीं, जी। प्रॉफिट तो होता है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। सेलिंग तो वो बंदे कर रहे हैं, कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? कंपनी ट्रांसफ़र कर रही है ना, या कंपनी या फर्म उससे ट्रांसफ़र होता है। डिस्पोजल तो उसकी हो रही है ना। तो DEF देख लीजिए, इसमें हाँ। थोड़ा सा वो है जो आपकी इन्वेस्टमेंट की इवज आपको इजाफी मिलती है। हाँ ठीक है। इसमें बाय द रीजन ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एसेट अंडर एनी लॉ, तो जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी शायरी लॉ के तहत एक्वायर कर लेते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिलते हैं, या उसी तरह की आपने इन्वेस्ट करनी है, या बाई कंपनी टू इस शेयर होल्डर। वही मैंने कहा ना, कंपनी ने शेयर होल्डर को, कंपनी लिक्विडेट हो गई, उन्होंने कहा ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो सारे एसेट जो है। इसी तरह फर्म में डिसॉल्व होगी, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्वायरर है, जो पार्टनर है या शेयर होल्डर है या अदरवाइज है, वो अगर नॉन रेजिडेंट है तो उस सिचुएशन में कंपनी डिस्पोज करेगी, तो इसका प्रॉफिट लॉस ना उसको रिकॉग्नाइज होगा ना उसको रिकॉग्नाइज होगा। एक्वायरिंग द person acquiring the asset is a non-resident person at the time of acquisition, the in disposal of asset mentioned in DCC, उसमें प्रॉफिट या लॉस जो होगा फिर वो रिकॉग्नाइज हो रहा होगा। ठीक है ना, वो कॉस्ट में से वो उसकी डिस्पोजल प्राइस फेयर वैल्यू लेस करके उसके अकॉर्डिंगली होगा। ठीक है, ये इसका है कि आप AOP है, कंपनी है, अगर आपका कोई शेयर होल्डर डायरेक्टर बाहर रहता है तो फिर वो इस पर नो लॉस वाला कंसेप्ट नहीं होगा। जो ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो प्रॉफिट लॉस अकॉर्डिंगली हो जाएगा। वेयर ABCDEF अप्लाई द पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज ये इसमें है आपका acquiring an asset of the same character as the person disposing of the asset। तो आपने एसेट उसी तरह ही एक्वायर किया, वही करेक्टर, वही फीचर, कोई चीज़ चेंज नहीं हुए। ऐसे सब मिले कि लीगल हेयर इंटर टू द शूज ऑफ द डिसीज,
जैसे डिसीज था उसी तरह ही आप हो गए, ठीक है। आगे उसके बाद एक्वायरिंग द एसेट फॉर कास्ट इक्वल टू द कास्ट ऑफ एसेट फॉर द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। और डिस्पोजल जब की है तो उस वक्त उसकी कास्ट क्या है, वही आपको कास्ट ट्रीट की जाएगी। अच्छा सर, यहाँ पे जो कास्ट है, एक कास्ट है कि मैंने 2 लाख का लिया, आज उसकी वैल्यू FBR 2 करोड़ हो गई है। अब फोर्थ होने के बाद अब कास्ट, अब कास्ट पे आ जाएंगे। हाँ, अब उसको 2 एट द कास्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, उसकी कितनी कास्ट है डिस्पोजल, कास्ट डिटर्मिनेशन कर लेंगे डिस्पोजल पे कास्ट क्या है। तो कास्ट इनहेरिटेंस में या उसमें कितनी कास्ट आती है, क्या फेयर वैल्यू है या उसकी ओरिजिनल कास्ट है। एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल तो कास्ट नहीं है, तो कास्ट कौन सी है, वो तो कास्ट है उसकी ओरिजिनल जब उसने परचेज किया था, ठीक है। तो ये कास्ट कौन सी है, the person disposing of the asset at the time of acquiring the asset for a cost equal to the cost of the asset for the person disposing of the asset at the time of disposal। डिस्पोजल के वक्त उसकी जो कास्ट थी वही आपकी कास्ट रेट होगी। सर उसके 2 लाख है ना? हैं नहीं, ये तो कोई पता नहीं 2 लाख थी कि नहीं। डिस्पोजल के वक्त कितनी कास्ट थी, दो कास्ट है हमारे पास। एक जो वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर्ड है, मैंने कहा जी मेरा ये खर्चा हुआ है। एक वो कास्ट हम नॉर्मली जब सेल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेन, तो कम से कम जो FBR वैल्यू वो रिकॉग्नाइज हो जाती है। अच्छा, ठीक है ना। तो वो तो एट द टाइम एक्वायरिंग होती है। जैसे गिफ्ट के लिए पहले अब वो तो एट द टाइम ऑफ एक्वायरिंग होती है ना, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल कौन सी इसकी कास्ट है, क्या वही जो ओरिजिनल वाली वही है, वही 2 लाख रुपए होनी चाहिए। होनी तो नहीं चाहिए। ये हम कास्ट को देख लेते हैं ना। इसी में एक और वर्ड को भी इस तरह कर दें, सेम करैक्टर में मैं वारिस ने 1 महीना पहले विरासत मिली, महीने बाद भेज दिया बाप के पास, वो 10 साल पुरानी थी। तो सेम करैक्टर में कि मेरी वो गेम 10 साल से काउंट होगा या वो मेरा नहीं, ऐसे नहीं। अब गेम का नहीं, करैक्टर से मुराद उस एसेट का करैक्टर है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन या चेंज नहीं है। जैसे मकान है तो मकान ही है, उसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं हुई। जब डेथ हो रही है उसी तरह ही है, जैसे एट द टाइम ऑफ डेथ मालिक था, मकान उसी तरह ही है, वो ऐसे ही आपको मिल गया। बेशक सक्सेशन के बाद मिला है वैसे ही मिला है, जैसे उसका ऐसे समझिए जैसे उसने होल्ड किया हुआ था उसी करैक्टर में आपको आया है। मकान की बात हो रही है, एसेट का करैक्टर है, एसेट का पोजीशन है एसेट की, वो उसी तरह है जैसे था, आप उसके मालिक उसी तरह बने, ठीक है। ये करैक्टर उस एसेट का है कि उसका सेम करैक्टर में आपने लिखा है। बाद में उससे कोई, ये एसेट की बात हो रही है ना, एक बकरी है आपको मिली है, हो सकता है उसने आज बच्चा दे दे अगले दिन, तो 2 करैक्टर हो गए ना। तो इसलिए आपने उसी तरह लिया जैसे एक ही थी, बस उस दिन जो करैक्टर था जिस दिन आपने लिया है उस बार करैक्टर हो सकता है नान हो गए 2 बच्चे दे दिए हो तो कितने बन गए, 3। आपने लेना है कि एक ही लिया था, 3 नहीं। सर इनहेरिटेंस की सूरत में मैं जो उसकी जो कॉस्ट जो अपने रिटर्न में ये उसी की बात हो रही है ना, शो करूंगा, बात कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं कि वो वालिद ने 10 साल पहले ली थी, ठीक है ना जी। तो अब विरासत में मेरे पास आई है, तो मैं उसको अपना शेयर किस वैल्यू से रिफ्लेक्ट करूंगा उससे? तो ये हमने कास्ट पढ़ा हुआ है ना पहले। जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं ना तो आपकी कास्ट तो 0 होती है, वैसे 0 हम शो करते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है जहाँ ये वाली आपको हो तो उसकी फेयर वैल्यू होती है। उस दिन जिस दिन आपको मिली है उस दिन उसकी जो कास्ट खोल लेना। समझ लीजिए सब बड़ा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है रिटर्न्स के अंदर। चलो इन सेक्शनों को पढ़ लें तो पूरा आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ये कास्ट जी except as otherwise provided in the ordinance, this section establish the cost of asset for the purpose of this ordinance। तो कहीं और उसने तरीक़ेकार बताया हुआ तो वो लगेगा, जैसे कास्ट ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड है सेक्शन 35 है, तो वहाँ उसने अपनी मेथोडोलॉजी दी हुई। अच्छा सर, इसी को अगर यहीं पे हम रुके तो 79(3) का जो 2 है वो फिर एक मिनट खोलिएगा, क्योंकि अब इसने लहदा कर दिया ना ऑर्डिनेंस में कहीं और दिया है तो। कि नहीं, कास्ट की बात कर रहे हैं। एक मिनट सर, 79(3) का ये जो बी एक्वायरिंग द एसेट फॉर अ कास्ट इक्वल टू द कास्ट, यानी कि अब उसने कहा कि कहीं और दिया है
तो यहाँ पे कास्ट की तारीफ कर रहा है कि इक्वल टू द कास्ट ऑफ द एसेट द पर्सन डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट। अभी इसको हमें समझा दें एक लाइन। ये कास्ट पहले उसको पढ़ लेना, पहले वहाँ कास्ट डिफाइन है ना, तो कास्ट उसको तो कास्ट पहले, ये तो आज की बात हो रही है, अब डेथ हो रही है, आज की बात हो रही है कि एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल जो कास्ट है वो कास्ट है, लेकिन उसकी कास्ट क्या है वो हम ये कास्ट का प्रिंसिपल देख लेते हैं ना। ठीक है, नहीं समझे? ठीक हो उसने तो कास्ट कोई इनकर की ना, उसकी कास्ट जो आपकी कास्ट है ना, तो उसकी कास्ट इसके मुताबिक है ना। ये तो एक्वायरर की वो तो कास्ट है, डिस्पोजर की कास्ट तो इधर है ना। ठीक है, नहीं समझे? ठीक है, वो कास्ट जो कह रहा है वो तो जिसको लीगल हेयर है उसकी बात कर रहा है, की बात कर रहा उसका एक्वायरर रहता है, डिसीज और है, या जिससे दिया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर और है, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है कंपनी जो है या एओपी है वो और है, आगे जिसको मिल रहा है जो शेयर होल्डर है वो और है। तो वो कह रहा है कि शेयर होल्डर जो है या आपका लीगल हेयर जो है या पार्टनर जो है उसकी कास्ट क्या होगी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। वो कह रहा है कि जो उस कंपनी की उसकी वेल्थ या जो थी या एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल जो थी वो उसकी होगी, ये कह रहा है ना, एट द टाइम, ना कि जब एक्वायर किया था उस वक्त की। तो अब कास्ट हम देख लेते हैं कि कास्ट क्या है। कास्ट बाद में क्या है, बढ़ती है, कम होती है, या ओरिजिनल वाली ही रहती है, या किस तरह सिचुएशन है, या किस तरह आपने डिटर्मिनेशन उसकी करनी है, वो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल पे उसकी कास्ट देखनी है। वो हो सकता है पिछली ओरिजिनल ही आ रही हो, फेयर वैल्यू आ रही हो, या आज की फेयर वैल्यू है, ठीक है ना, जो जिस तरह वो इसके मुताबिक टर्म होनी है। Except as provided in this ordinance, this section shall establish the cost of asset for the purpose of this ordinance. Subject to subsection, the cost of asset purchased by a person shall be sum of the following. अब पहली बात ये है कि परचेज की बात है, आपको ट्रांसफ़र हो रही है तो कास्ट आपकी देखी जानी है, ठीक है। कास्ट परचेजर की होती है ना, सेलर की नहीं होती ना। कास्ट और डिस्पोजल प्राइस में ये है, कास्ट या एक्वायरिंग कास्ट वो परचेजर की होती है और डिस्पोजल प्राइस सेलर की होती है। जो सेल कर रहा है उसकी प्राइस होती है, उसको प्राइस कहते हैं, जो खरीद रहा है उसकी कास्ट कहते हैं। एक चीज़ एक ही होती है, ऐसे समझ लें। कास्ट और प्राइस में क्या डिफरेंस है? कास्ट ये है कि जो परचेज एक्वायरर है उसकी कास्ट है, जो सेल कर रहा है उसकी प्राइस है, या डिस्पोजल प्राइस उसको कहते हैं। वो जो बेचने वाला है गेन लॉस उसको होता है, परचेजिंग पे गेन लॉस नहीं होता। इवन दो आपको मुफ्त में मिल रही है तो गेन लॉस है, लेकिन गेन लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होता परचेज एट द टाइम ऑफ परचेज। गेन लॉस कब रिकॉग्नाइज होना है? एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल, जब पार्ट विद ओनरशिप आप होंगे, या वो किसी और को ट्रांसफ़र करेंगे। वो आपने पहले पढ़ा है, पार्ट विद ओनरशिप, वो ड्यू टू सेल, एक्सचेंज या रिलिंग्विश, लॉस, शेयर वो वगैरह। तो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल पार्ट विद ओनरशिप गेन लॉस होगा सेलर के लिए, और परचेजर के लिए कास्ट होगी। तो वारस परचेजर में आएगा, है विरासत परचेज एक्वायरर में तो आएगा ना, वो नीचे दिए हुए हैं ना, सारों की पोजीशन वो बताएगा ना। जैसे डिस्पोजल की ऊपर दी है ना, वो फिर ऊपर आ जाए, फिर उसमें वो दोनों को डील करता है 75 जी 75 में। पहले इधर क्या लिखा हुआ है? डिस्पोजल एंड एक्विजिशन ऑफ एसेट। आज एक्विजिशन वाला कास्ट का मैटर, वो बायर पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्पोजल सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेक्शन जो है आपको मोड ऑफ बाइंग सेलिंग बता रहा है। अगर एक डिस्पोजल कर रहा है तो दूसरा बाय कर रहा है, अपने आप को तो कोई सेल परचेज नहीं कर सकता ना। मैं अपने आप को सेल किए जा रहा हूँ और प्रॉफिट किए जा, भी दूसरी पार्टी होगी ना, जो दूसरी पार्टी है उसने आगे बता दिया, वो एक्वायर कर रहा है। इसलिए यहाँ परचेजर का वर्ड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ उसने सेल भी करनी है, एक्सचेंज भी करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है, रिलिंग्विश भी करनी है, और लीगल हेयर वाले भी हैं, सारे काम करने। तो इसलिए दोनों को ये सेक्शन 75 डिस्पोजल भी डील करता है, एक्विजिशन भी कर सकता है, और एक्विजिशन के मोड बताए हैं उसके। सेल वाला, कैश वाला भी है, काइंड भी है, एक्सचेंज भी, ट्रांसफ़र भी है, डेथ भी है, गिफ्ट भी है, सब कुछ है इसमें, एक्वायरर के लिए भी और डिस्पोजल के लिए भी। ऐसे समझ रहे, एक्वायरर में आगे आपका लीगल हेयर, डोनर, डोनी, ये वो सारे हैं, जो इसमें सारे मोड हैं, ठीक है। इसमें पढ़ना हो एक्वायरर को और डिस्पोजल को, तो वो आप यहाँ इस सेक्शन में डील करते हैं। अगर 75 इनकी कास्ट, जब हम कास्ट की बात कर रहे हैं तो एक्वायरर की कास्ट है।
अब वो नीचे 75 जो है, ये 75 डील करता है मोड ऑफ डिस्पोजल और मोड ऑफ एक्वायरिंग, कि कैसे कैसे आप परचेज सेल कर सकते हैं। और 76 डील करता है कास्ट ऑफ एक्वायरर। ये जितने ये हैं, अब आप सेल करेंगे तो परचेजर होगा ना, तो एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंजर जो अगले दोनों होंगे, ट्रांसफ़र होंगे, एक बायर होगा एक सेलर होगा, इस तरह गिफ्ट में डोनर होगा और डोनी एक्वायरर होगा। तो अब उन सारों की कास्ट यहाँ मोड है और 75 में कास्ट है, और 76 में कास्ट है, और अगले 77 में डिस्पोजल प्राइस है। डिस्पोजल प्राइस किसकी होगी? डिस्पोजल जो सेलर है उसके। इन सारे मोड में उनकी डिटर्मिन होगी 77 के तहत, 75 के 76 के तहत इन मोड की कास्ट डिटर्मिन होगी। उसमें मोड डिटर्मिनेशन में सेल भी होगी, एक्सचेंज भी होगी, ट्रांसमिशन भी होगी। आप अपने आप से भी, जैसे आप बिजनेस से आप वापस ड्राइंग करते हैं अपने इंडिविजुअल वेल्थ में, और या वेल्थ से आप ट्रांसफ़र करते हैं, उसको भी उसने कहा है डिस्पोजल है। ठीक है, डिस्पोजल भी है, एक्वायरर भी है। अगर आप वापस लेते हैं एक्वायर है, उधर दिया है तो डिस्पोजल है। तो वो उसकी भी मोड मैनर का पर्सनल एसेट भी और बिजनेस, यहाँ उसने पर्सनल एसेट को अलहदा सेपरेट किया है 75 में, और बिजनेस एसेट को अलहदा किया है, और दोनों की डिस्पोजल के मोड भी दिए हैं और दोनों के एक्वायरिंग के भी मोड दिए हैं। अब 76 पे अब कास्ट है। आप समझ आ गई कि ये टोटल ग्लोबल डील कर रहा है दोनों को, डिस्पोजल को भी और एक्वायरर को भी। एक्वायरर एक्सचेंज वाला, सेल वाला, गिफ्ट वाला, हेयर वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, सारे इसमें डील होते हैं। ठीक है, दोनों बायर सेलर कह रहे हैं, उसको डोनर डोनी कह रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द मोड नाम चेंज हो जाएंगे। सेल में बायर सेलर हो जाएगा, ट्रांसमिशन में वो आपका लीगल हेयर्स आ जाएंगे, डिसीज एंड लीगल हेयर्स आ जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, अल्टीमेटली वही रह जाएंगे। ठीक, और जो जिसको मिलेगा वो एक्वायरर है, वो डोनर डोनी है। डोनर जो दे रहा है गिफ्ट, डोनी जो ले रहा है, वो डोनी है तो वो एक्वायरर बन गया, तो जो वो डिस्पोजल बन गया। तो उनकी सारों की जितने मोड हैं, सारों के नाम बदल जाएंगे डिस्पोजल वाले और एक्वायरर की। वो चीज़ उसी तरह ही रहेगी, उसके मुताबिक रहेगी। ठीक है, फिर एसेट की भी क्लासिफिकेशन हो जाएगी कि ये पर्सनल है या बिजनेस है। वो दोनों को उन सारे मोड में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, मोड तो 3 चीज़ें हो गई, एसेट की क्लासिफिकेशन, पर्सनल है या बिजनेस है। फिर आ गया कि आपका वो डिस्पोजल और एक्वायरर, फिर मोड 8-10 मोड है, उन सारों में आप पर्सनल और बिजनेस में आगे आप डिस्पोज कर देंगे कि डिस्पोजर है या एक्वायरर कौन है। फिर इसके मोड एक्सचेंज है, सेल है, ये वो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी ये सारा ग्लोबली इंटरप्रेट या आप अंडरस्टैंड इसका हो जाएगा। अब उन सारों की, अब जब कास्ट की बात कर रहे हैं तो अब डोनर या डिस्पोजर या सेलर की बात नहीं हो रही। ठीक है, अब एक्वायरर जितने हैं, जो बिजनेस एसेट एक्वायर कर रहा है या पर्सनल एसेट एक्वायर कर रहा है बाय वे ऑफ परचेज, जिसको सेल होगी तो इसकी परचेज होगी, बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस कर रहा है, गिफ्ट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द कंपनी से ले रहा है, या वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एओपी से ले रहा है, या वाइस वर्सा ले रहा है। तो वो जितने मोड हैं वो सारों में अब हम परचेजर या एक्वायरर की बात करते हैं। परचेजर का वर्ड हम छोड़ देते हैं, हम एक्वायरर की बात कर रहे हैं कि अब एक्वायरर जो है वो डिफरेंट मोड में उसके नाम आ रहा है ट्रांसफ़र, तो उसकी कास्ट क्या होगी। ठीक है जी, एक तो परचेज अगर भाई इन कंसिडरेशन आप देते हैं तो वो जो आपने प्राइस दी है वो है, लेकिन सब्जेक्ट टू सेक्शन 68 तो 68 में क्योंकि कास्ट उन्होंने क्या है फेयर वैल्यू करनी है, तो आपने कम दिए ज़्यादा हुए हैं तो उसके मुताबिक आपकी कास्ट हो जाएगी। बाकी हम इसको पढ़ लेते हैं पूरे को। Except as otherwise provided in this ordinance, this section shall be established the cost of asset for the purpose of this ordinance. Subject to subsection 3, cost of asset purchased by a person shall be sum of the following. तो कास्ट जो है इन चीज़ों का होगा, टोटल कास्ट गिवन बाय ए पर्सन फॉर द एसेट इंक्लूडिंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड एट द टाइम एसेट इज एक्वायर्ड। तो टोटल कंसिडरेशन गिवन बाय द पर्सन फॉर द एसेट, जितने आपने कंसिडरेशन दी है, कंसिडरेशन कैश भी हो सकती है, इन काइंड भी हो सकती है, बोथ भी हो सकती है, तो वो आपकी इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन इन काइंड। अगर आप एक ने कैश दिए हैं, डॉलर दिए हैं, साथ आपने कोई प्रॉपर्टी भी दे दी है, तो उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू दोनों को मिला के जो आपने दी है वो उसकी कास्ट बनेगी। एनी इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इनकर बाय ए पर्सन इन एक्वायरिंग एंड डिस्पोज ऑफ द एसेट, तो एक्वायर
किया है आपने कोई एसेट, तो उसमें जो एक्सीडेंटल है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इम्पोर्ट अगर आप करते हैं तो C&F प्राइस होती है, वहाँ की होती है आपकी क्लियरिंग फॉरवर्ड फ्रेट होते हैं, फिर आपकी कस्टम ड्यूटी शूटी वो सारे होते हैं, टिल इट इज़ ब्रॉट टू द प्रेमिसेस वेयर इट इज़ टू बी यूज या इंस्टॉल, और इंस्टॉलेशन कास्ट भी होती है। जो भी कास्ट नेसेसरी होती हैं, जो कोई आपकी अननेसेसरी होती हैं, ड्यू टू नेग्लिजेंस होती हैं, वो उस कास्ट का पार्ट नहीं बनती। जो नेसेसरी हैं फॉर ब्रिंगिंग इंसिडेंटल हो या डायरेक्टली एक्टिविटी फॉर ब्रिंगिंग टू द प्रेमिसेस, तो रेडी फॉर ऑपरेशन या रेडी फॉर यूज़ तक जितनी कास्ट आती हैं उसकी, वो सारी उसका पार्ट बनती हैं। उसमें कोई रिबेट हो या कोई चीज़ें डिस्काउंट हो तो वो उसमें से लेस हो जाती हैं। टैक्सेस के लिए जो टैक्सेस एडजस्टेबल होते हैं वो लेस हो जाते हैं, टैक्सेस एंड ड्यूटी। जो एडजस्टेबल नहीं होते वो भी उसका पार्ट बन गए। क्लियर, ये जनरल रूल है। तो इसी ये सारे एक्वायरिंग द एसेट एंड डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट। उसके बाद एनी एक्सपेंडिचर बाय द पर्सन टू अल्टर इम्प्रूव द एसेट। अगर आपको एसेट अल्टर करते हैं सब्सिक्वेंटली, एक ओरिजिनल कास्ट है, सब्सिक्वेंटली जो भी एसेट है उसको अल्टर करें या उसकी मॉडिफिकेशन करें, लेकिन उसकी कंडीशंस है। नंबर 1 कंडीशन है कि जब आप उसकी मॉडिफिकेशन करें तो उसकी लाइफ बढ़ जाए। सपोज आपकी 5 साल लाइफ है, उससे आपकी और लाइफ बढ़ जाए। तो लाइफ को इन टर्म ऑफ टाइम भी हम कह सकते हैं, इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी भी कह सकते हैं। कि एसिड मशीन लिया आपने, इंजन डलवा लिया, पहले 1000 की कैपेसिटी थी उसके यूनिट बनाने के, आप 5000 हो गई, तो इन टर्म ऑफ कैपेसिटी भी कह सकते हैं। और इन टर्म ऑफ एफिशिएंसी भी कह सकते हैं कि पहले से उसकी 10 आवर चल रहे थे, अब 50 आवर और बढ़ गई है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। तीसरा, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए कि पहले उस पर ऑयल जो है वो 5 kg लगता था 1 घंटे के लिए, अब 3 kg हो गया, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाए, तो उसको हम कैपिटलाइज कर लेते हैं, उसको उसका फिर पार्ट बना लेते हैं। वो ऐसे समझे कि वो एसेट का ही पार्ट बनता है, तो उसकी कास्ट का पार्ट बन जाएगा। क्लियर जी? कंसिडरेशन की वैल्यू कम हो फेयर मार्केट वैल्यू से, तो उसने कह दिया ना, फिर अगर कम हो फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम हो, फिर सर क्या फेयर मार्केट वैल्यू से भी कम हो और कंसिडरेशन की जो आपने दी है, जी जी, हाँ, तो उसको भी देख लेते हैं ना। 68 लाइन भी खोल लें। वो बाद में देख लो। नहीं उसको 4 5 पढ़ लीजिएगा, उसमें वो 111 के लिए लिखी हुई है क्लियर वर्ड। वो उसमें हर एक के लिए लिखी है। वो 68 जो है ना, कोई चीज़ आप कम से लें तो फेयर मार्केट, कोई एसेट लें, कोई आप रेंट लें, कोई बेनिफिट लें, परकोजिट लें, कोई चीज़ भी लें, लोअर देन आप कंसीडरेशन होगी तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपके जो फेयर वैल्यू डिटर्मिन की हुई है FBR ने, वो रेट, जहाँ वो रेट नहीं है वहाँ DC रेट, दोनों ही नहीं है तो डिटर्मिन खुद कर सकता है, कमिश्नर को पावर दी। ठीक, कंसिडरेशन की वैल्यू ज्यादा हो तो फिर फेयर मार्केट, फिर भी फेयर मार्केट नहीं वो मिनिमम है। अच्छा, ठीक है, अगर वो ज्यादा तो फिर ज्यादा इससे ज़्यादा ही लगेगी फिर, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है, वो भी उनकी डिस्क्रिप्शन है। आप ज़्यादा शो करके आप बचा लें, आप कहेंगे आइंदा मैं ज़्यादा शो कर देता हूँ तो गेन मेरा आएगा ही नहीं, जब बिकेगी तो इससे भी कम बिकेगी, तो वो भी एवेल्यूएट हो सकती है कि आपकी इंटेंशन क्या है, कि आपकी एक्चुअल कास्ट वो क्या होनी चाहिए, प्रेफरेबली क्या होनी चाहिए सर, फेयर मार्केट वैल्यू फॉर ऑल द पर्पसेस। पहली बात तो ये है कि फेयर मार्केट वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए। अब मेरे भी पूछ रहे हैं, अगर वो तो है जितने आपने पैसे दिए हैं, वो रजिस्टर्ड डीड पे भी पूरे होने चाहिए जितने आपने दिए हैं। फिर आपका डिटर्मिन हो सकते हैं कि आपने वो उसकी आपके इन्वेस्टिगेशन की जाए तो आपने कुछ क्रॉस चेक दिया होगा, कुछ कैश दिया होगा, कुछ एग्रीमेंट सेल पे और लिखा होगा, वैसे डीड पे और लिखा होता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें तो एक्चुअल मिल जाएगी। तो बैंक से आपने ट्रांसफ़र किए हैं या उसके बैंक में गए या उसने आगे कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी या FBR चाहे तो एक्चुअल उसकी कंसीडरेशन देख सकता है, ले सकता है, क्योंकि यहाँ हमारे वो मेथडोलॉजी नहीं है और नॉन कैश इकानमी है, तो इसलिए फिर उन्होंने कुछ लॉ में ही ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं कि हम आपकी कास्ट को नहीं समझते ना, तो आपकी कास्ट के एक्चुअल अकाउंटिंग में तो ये चीज़ें नहीं होती, वहाँ तो एक्चुअल बेस होता है। जैसे हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ को DG वैल्यूएशन अपनी एक रेट देता है कि ये इस पर आपकी लगेगी, ड्यूटी शूटी और इनकम टैक्स सेल टैक्स सारे उस पर लगते हैं। जब अकाउंटिंग में तो आपने वो पैसे नहीं दिए होते, वहाँ एक्चुअल डाला होता है, तो डिफरेंस आ जाता है। सेल टैक्स में और वैल्यू होती है, आपके अकाउंटिंग में और होती है, पेमेंट और होती है, वो कहते हैं डिफरेंस रिकनसाइल करें, आप फिर उसमें रिकनसाइल देना होती है, रिकनसाइल करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी यही है, यही मैंने दिए, तो उसको थ्रू डॉक्यूमेंट्री आप प्रूव करें, क्योंकि यहाँ लॉ ने जहाँ मिनिमम का लॉ डीमिंग प्रोविजन लगा दी है तो फिर वो ऑपरेट हो गया। 10 मिनट जो रह गए हम विरासत को आज कंक्लूड कर रहे हैं।
चलो टू आगे कास्ट किधर गई बट शैल नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर अंडर BC दैट हैज बिन फुली अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर दिस। अगर कहीं और उसको डिडक्शन हो गया है तो कैपिटल नहीं है, रेवेन्यू है, कहीं और अलाउ हो गया है तो या कैपिटल भी कहीं अलाउ हो जाता है, जिस तरह वो आपके डिफरेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका कमेंसमेंट है या दूसरे हैं वो जिसकी लाइफ ज़्यादा हो एक्सपेंडिचर की, एडवर्टाइजिंग या दूसरे, तो अगर वहाँ कहीं अलाउ हो गया तो फिर यहाँ ऐड नहीं होगा। Clear? The cost of asset treated as acquired under subsection 6 of 75 shall be fair value of the asset determined at the date it is applied to the business use। तो इसके पर्सनल से बिजनेस को शिफ्ट हाँ उस वक्त जो है फेयर वैल्यू होगी तो बिजनेस को उस भी कास्ट जो है बिजनेस जिसको दी गई है वो उसकी फेयर वैल्यू उसकी कास्ट समझी जाएगी, तो उसको गेन आ जाएगा ना। वो उसकी कास्ट 2000 है, वो उधर फेयर वैल्यू उसकी लाख है, तो उधर उसको तो गेन हो गया तो बिजनेस में वो उतने में चलेगी। ये अलग बात है कि वो चार्ज टैक्स होगी कि नहीं, ठीक है ना। वो कहेगा मैं तो पर्सनल एसेट था मेरा, तो ठीक है कैपिटल गेन में नहीं होगा। अच्छा कास्ट ऑफ एसेट प्रोड्यूस कंस्ट्रक्ट, ये डिफरेंट कैटेगरी हैं। आप वही मोड में एक बिजनेस से आपने पर्सनल से बिजनेस में अप्लाई किया है तो फिर कास्ट क्या होगी। दूसरा है कि आपने खुद एसेट परचेज नहीं किया बल्कि खुद कंस्ट्रक्ट किया है या लैंड ले के ऊपर कर लिए या मशीन आपने खुद बना ली है, तो ये कंस्ट्रक्शन वाली है। कास्ट ऑफ एसेट प्रोड्यूस कंस्ट्रक्टेड बाय पर्सन शैल बी द टोटल कास्ट इनकर बाय द पर्सन इन प्रोड्यूसिंग कंस्ट्रक्टिंग द एसेट प्लस एनी एक्सपेंडिचर रेफर टू इन B and C ऑफ सब इनकर बाय द पर्सन। जो इंसिडेंटल या जो है जो आप मटीरियल आपने लगाया लेबरशिप सारी जो उसके लिए नेसेसरी एसेंशियल थी वो वाली उसकी कास्ट होके लग जाएगी। नेक्स्ट कौन सा है द कास्ट, 79 पे हम अच्छा। वापस आ जाएं। आ जाए अब उस वाली तो देख लें, दूसरा उसका मोड नहीं अभी आया ना। वेयर द एसेट हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय द पर्सन विद द लोन डिनोमिनेशन फॉरेन करेंसी एंड बिफोर फुल रीपेमेंट। ये लोन शोन का है कि लोन अगर लोन से लिया है उसमें करेंसी आप ज़्यादा होती है तो वो भी उसमें ऐड होता जाएगा। उसकी वो डिफरेंस इफ एनी एंड का फॉर द फ्लक्चुएशन शैल बी टेकन इनटू इन द ईयर ऑफ अकरेंस फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन इन डिटरमिनिंग वेदर लायबिलिटी हैज़ बीन इंक्रीज डिक्रीज फॉर द पर्सन अकाउंट शैल बी टेकन फॉर द पर्सन। उसी तरह हेजिंग शेजिंग ये जो है उसके मुताबिक होगा। वेयर पार्ट विद द पार्ट ऑफ एसेट इज बाय द पर्सन द कास्ट को अपोर्शनमेंट कर दिया जाएगा ना। तो वो आपको वाले मोड आए हैं कि नहीं। वेयर द एक्विजिशन बाय पर्सन डेविएशन अमाउंट चार्ज टैक्स कास्ट ऑफ एसेट शैल बी वेयर एक्विजिशन एज बाय द पर्सन डेविएशन ऑफ एग्जाम्प्ट। आगे कास्ट ऑफ एसेट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी ग्रांट रिबेट कमीशन अदर payable receivable by the person in respect of acquisition of asset except to the extent that the amount is chargeable to tax under that not written anything in board may prescribe rule for determining the cost and अब बोर्ड के पास पावर है। और एक इसके साथ ही हम 68 को देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये भी पढ़े हैं 77 इससे ये डिस्पोजल है ना। एक और चीज़ है ना इसमें कहता है कि वो फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो डिसीज का जब गया उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू 68 वाली थी इसकी उसकी डिस्पोजल होगी ना। हाँ, तो वो फेयर वैल्यू होगी जो इसकी होगी वो उसकी कास्ट उसकी कास्ट होगी। ये मैं कह रहा हूं इस रेफरेंस से इसको पढ़ के समझा दे। जो तीनों रेफरेंस सारे हो गए ना। अब उस वक्त वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है तो डिस्पोज ऑफ के वक्त डिस्पोजल प्रोसीड ये है जी, तो वो कह रहा है कास्ट है जी, वो ये नहीं कह रहा डिस्पोजल प्रोसीड उसकी कास्ट समझी जाएगी। आ जाओ ठीक है वो बात अब ठीक किसी हद तक मेरी बात ठीक है। अपनी सही बात है। सेव ए पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ एन एसेट डिस्पोज हाँ इसको अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि डिस्पोज इसकी डिस्पोजल प्राइस है जो डिसीज की उस दिन जो डिस्पोजल प्राइस होगी वो कंसीडरेशन डिस्पोजल की ये होगी। इसको हम देख लेते हैं कि जो डेथ में डिस्पोजल प्राइस यही होगी कोई और होगी ना, ये इंपॉर्टेंट है। The consideration received by person on the disposal shall be total amount conceived by the person received by person for the asset or fair value of the which is higher including the fair value of the consideration received in kind in determining the time of disposal। इसको छोड़ें आगे चलें, आगे कहीं स्पेसिफिक आप वाली बात आती है वो उसमें देखेंगे हम, ठीक है। वेयर एसेट हैज बीन लॉस्ट डिस्ट्रॉयड बाय पर्सन द कंसिडरेशन फॉर द एसेट शैल बी इंक्लूड कंपनसेशन इंडेमिनिटी डैमेजेस फायर लॉस जैसे हो दी जाती है तो इंश्योरेंस इंडेमिनिटी एग्रीमेंट सेटलमेंट और अदर कास्ट ऑफ रिसीव एसेट ट्रीटेड एज अंडर सेक्शन 3 और 3A अब 3A और 3 कौन सा है शैल बी फेयर वैल्यू ऑफ द टर्मिनल एट द टाइम इट अप्लाई पर्सनल यूज़ वाली है।
सीज टू बी यूज इन द बिजनेस। ठीक है, आ वाली देखते हैं कि वो कहीं है। द कंसिडरेशन बाय शेड्यूल बैंक, ये वो कमिश्नर ऑफ द एसेट लीज, ये लीजिंग वाली है। वेयर टू मोर एसेट डिस्पोज ऑफ इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन एंड कंसिडरेशन बाय ईच हैज स्पेसिफिक, ये अपॉर्चुनिटी नॉट विद द बोर्ड में। विरासत के लिए अब सर आओ जी 83 पे दोबारा ऐसे अब सर उसको एग्जांपल से कंक्लूड करें कि वालिद की कॉस्ट वेल्थ स्टेटमेंट में 10 लाख थी 10 मरले के प्लाट की। बस ऐसे समझ लें कि जो 10 लाख थी ना, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल भी वही कास्ट है, यानी कि वो वारस उसको 10 पे ही, वो ऐसे ही समझा जाएगा कि डेथ पे आप वालिद ही बेच रहा है या भी आप बेचेंगे। अच्छा ऐसे इसको दो चीज़ों का मैं कर आप ऐसे समझ लें जी। कि वालिद ऐसे है, लॉ ने ऐसे लिख दिया जैसे वो फौत ही नहीं हो, वो फोर्थ ही नहीं हुआ। ठीक है, सेम करेक्टर की जो बात, सेम करेक्टर एसेट उसी तरह ही है जैसे वो उसी का ही है, वही बेच रहा है, तो उसकी जो कास्ट थी वो उसी तरह आप बेच रहे हैं, तो वही गेन शेन मैं आपका। एग्जांपल बयान करता हूँ, उसको आप सिर्फ कंफर्म या कर दें। वालिद ने 1 जुलाई 2012 को 25 लाख का 10 मरले का प्लॉट खरीदा, फोर्थ हुआ वो 2022 में, वारस बेच रहा है उसको 2023 में। अब उसके साल 2012 से गिने जाएंगे या 2022 से, और वो 25 लाख गिना जाएगा या 2022 में वो प्लांट मुमकिन 1.25 करोड़ का हो गया था सेक्शन 68 के तहत, 68 वो गिना जाएगा। इस पे आप अपने कमेंट। इसमें मेरा एक कमेंट ये है कि वो अगर इमूल प्रॉपर्टी है, बस इमूल प्रॉपर्टी है, तो क्योंकि आप ऐसे ही है जैसे करेक्टर उसका वही है जो वो था एसेट का भी, तो आप यू हैव इंटर इनटू द शूज ऑफ योर फादर, तो आप ऐसे ही है जैसे उस वक्त था, उस वक्त आपने उसी वक्त से ही लिया हुआ है, ठीक, 12 से ही, तो 5 साल ओवर के बाद फिर वो नहीं लगेगा। ठीक है ना, ये एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है ना। अब दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये ऐसे नहीं है, करेक्टर उसी तरह है, लेकिन कास्ट आपको उस सेक्शन को पढ़ें दूसरे, तो ट्रांसमिशन आपको कब हो रही है, एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल नहीं, डिसीज हुआ उसके बाद जब आपके नाम ट्रांसफ़र हुआ है, तो जब आपके नाम ट्रांसफ़र हुआ है उस वक्त आपकी ओनरशिप आई है, ओनरशिप शिफ्ट होने के साथ एक कास्ट भी आई है, कास्ट फादर वाली आई है 25,000 वर्ड्स एवर, करेक्टर वो आया, कास्ट वो आई है, तो ओनरशिप उस दिन आई, तो ओनरशिप आ जाइए तो फिर विद इन टाइम होगा। आपके गेन कैलकुलेट करने के लिए आपकी वो कास्ट होगी, वो करेक्टर होगा, तो गेन आज से पीरियड आपका स्टार्ट होगा। करेक्टर सुन, करेक्टर और कास्ट उसकी ली जाएगी, टाइम आपका लिया जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसमिशन वाली टाइम भी तो है ना, जिस दिन आपको ट्रांसमिट होगा उस दिन आपका समझा जाएगा। अभी बड़ा था ना हमने, करेक्टर का जो वर्ड है ये ज़्यादा Correct. वसी नहीं है कि इसमें डेट शेट उसके, और नहीं भाई, वो एसेट की बात है, एसेट की ओनरशिप है, जैसे उसकी ओनरशिप थी, उसका ओनरशिप ले लें, उसकी फिजिकल पोजीशन ले लें, उसकी दूसरी चीज़ें ले लें, वो सेम करेक्टर है, ठीक है ना उसकी। और जब दोनों को पढ़ें तो वहाँ उसमें दूसरे वाले में लिखा हुआ है कि आपका एट द टाइम ऑफ डेथ आपके नाम नहीं होगा, आपकी ओनरशिप कब होगी, जिस दिन आपको ट्रांसमिट होगा, तो ट्रांसमिट वाले दिन सेम करेक्टर ट्रीट किया जाएगा, और सेम कास्ट जो फादर की थी वो आपकी ट्रीट की जाएगी, सेम कास्ट आ जाएगा, कास्ट सेम, करेक्टर सेम, बट टाइम ट्रांसमिशन के वक्त आपकी एक्वायरर, यू बिकम एक्वायरर लीगल हेयर ऑफ दैट एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसमिशन, ओनरशिप ट्रांसफर टू। अब वो अगर कैपिटल गेन आगे कैलकुलेट करें, वो डिस्पोजल होता है विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओनरशिप या परचेज, जिस दिन आपने परचेज किया या एक्वायर किया या उस डेट से, तो उसके मुताबिक वो फिर आपके उसके मुताबिक होंगे। और तीसरी इंटरप्रिटेशन, अगर कलेक्टिवली इसको साथ मिला के पढ़ें, जो ओमिशन हुई है, ओमिशन हुई है आपको 37 में सब सेक्शन 4 था या क्या था, 4A था, वो क्या था, वो फेयर मार्केट वैल्यू को माइनस करता था, हाँ, टाइम ऑफ डेथ दैट हैज बीन ओमिटेड, नो मोर इन द लॉ, तो वो वाला अब फेयर वैल्यू एट द टाइम वाला डेथ वाली कास्ट खत्म हो गई, तो लॉ ये तो पहले भी था ना, वो एनहांसमेंट देता था, वो आपको वो वाली वालिद वाली कास्ट नहीं कहता था, डेथ वाले दिन जो फेयर वैल्यू थी वो उसको कास्ट ट्रीट करता था,
कास्ट ट्रीट करता था, फॉर द पर्पज ऑफ गेन उसको कास्ट ट्रीट करता था। अब वो पहले कास्ट करता था, जब मिट होगी तो अब तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कास्ट ट्रीट नहीं हो सकती। क्या हो सकती? जब लॉ ने ओमिट कर दिया, इट मीन ओमिशन का ये होता है कि इट इज ओमिटेड फ्रॉम द डेट वाज नॉट इंसर्टेड। ऐसे है जैसे कि वो आया ही नहीं था। ठीक है, जब वो लॉ ने स्पेसिफिकली एक ओमिट की है तो हम उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? तो वो ओमिटेड है। और ये वाला लॉ जो है सेम करेक्टर, सेम कास्ट ऑफ वो डिसीज और एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, जब आपको ट्रांसमिट किया उस टाइम दो आपके पास करेक्टर आए। एक आपके पास करेक्टर आया वो सेम करेक्टर, एक सेम कास्ट आई है, लेकिन ओनरशिप आपकी उस डेट ऑफ ट्रांसमिशन से स्टार्ट हुई है। वहाँ से फिर उसको साल वो साल जो भी हैं वो होंगे। ये मतलब ओवरऑल जो बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है वो उसके मुताबिक है। वैसे इग्नोर करते रहे जी नहीं नहीं ज़्यादा है ये है वो, तो वो अलग बात है। वो फिर एट द टाइम ऑफ ये अगर टाइम ऑफ डिस्पोजल ये जस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट पे है कि हो सकता है एक दिन पहले उसने उनको अल्टर करके एनहांस कर लिया हो, नहीं समझे? बिल्कुल ऐसे समझ लें कि उसने ऐसा लिया 2 साल 4 साल पहले, से घर बना दिया। अब 2 दिन पहले उसने उस पर अल्ट्रेशन कर दी, अल्ट्रेशन करके 50 लाख लगा दिया, ठीक है ना? तो 4 दिन पहले कास्ट और सी, 2 दिन पहले कास्ट ज़्यादा होगी। अब जो कास्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल है जो उसने रिकॉग्नाइज करनी थी, जो उसकी एट द टाइम ऑफ डेथ जो उसकी कास्ट है वो ओल्ड प्लस ऑल एडिशंस जो उसकी एफिशिएंसी को कैपेसिटी को बढ़ाती हैं या लाइफ को बढ़ाती हैं, वो सारी कास्ट टिल डेट तक वो सारी ऐसे समझ जाएगी वो आपकी। ठीक, क्लियर? आज का टाइम तो मुकम्मल हो गया। इस स्पेसिफिक टॉपिक पे किसी दोस्त का सवाल, हमने दोस्त को आज चीज़ें डिस्कस की, एक फाइल्स को और एक इनहेरिटेंस को। इस पे कोई सवाल किसी दोस्त का है तो वो ज़रूर पूछ लें। सर कॉस्ट में जनरली इनहेरिटेंस में 0 लिखा जाता है जनरली, क्योंकि हमने पे तो नहीं किया, ये हमें विरासत में ट्रांसफर हुआ है, तो वो फिर इधर डिफरेंस नहीं हो जाएगा? वहाँ डिफरेंस ही होता है। आप उधर भी 0 लिख लेते हैं, नीचे रिकन्सिलेशन में भी आप जो कुछ मर्जी लिखते जाएं, लॉ जो है वो अपने मुताबिक और जो डिपार्टमेंट है अपने मुताबिक कैलकुलेट कर लेगा। वो देखेगा कि जो फौत हुआ है उसकी वेल्थ में कितनी है, वो वहाँ से उठा लेगा कास्ट। वो कहेगा ये आपकी कास्ट है, आपने बेचा किस दिन डेथ हुई है, किस दिन ट्रांसमिशन आपने बेचा कब है, दोनों को मिला के गेन कैलकुलेट कर। आप करोड़ लिखें, ज़्यादा लिखें, कम लिखें, लॉ उसके मुताबिक लिखने से या एक इसको कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। इसको कहते हैं कि रियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन इज टू बी लुक्ड इनटू, नॉट द फॉर्म कि आपने कहाँ रिपोर्ट कैसे की है। आप कम करें ज़्यादा करें वो रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग इज़ नॉट डिटर्मिनेंट। वो आप गलत एंट्री भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या है, तो एक्चुअल कास्ट एज पर लॉ एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल फादर की क्या है, सेम करेक्टर सेम कास्ट, वो लेस की जाएगी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वो गेन, अनलेस एंटल वो उसमें फॉल करता होगा, नो लॉस वो रिकॉग्नाइज किया। बात को ऐड करूं कि ये नहीं कि सर ने जो आज सारा समझाया है वो 0 लिखना ही गलत है। आपको अकॉर्डिंग टू लॉ दुरुस्त लिखना चाहिए। अब उसके वालिद या उसके वालिदा वो डॉक्यूमेंट लेने चाहिए, उसके मुताबिक डिस्कस करके उसको पोस्ट करना चाहिए। बल्कि क्या था उसको ऐसे कर लें वो, इसका और भी तरीके, मैं आज और भी तरीके बता दूं। तो यूजुअली आप फेयर वैल्यू डाल दें जिस दिन। अगर हम 68 को पढ़ लेते हैं कि 68 में कोई चीज़ भी आप एक्वायर करते हैं तो उसकी फेयर वैल्यू लिखनी, तो आप उस दिन की फेयर वैल्यू उसकी डाल दें। नीचे रिकॉन्सिलेशन हम डर जाते हैं कि टैक्स वाला खोल लेगा ये रिकॉन्सिल क्या क्या कास्ट डाले ना, कास्ट और चीज है वो वाली और वो देख ले, वहाँ भी कास्ट ही है। जी 68 को भी देख लेना। जी अब 68 क्या आप बिल्कुल इस पे हमें आगाही दें। अब 68 को हम देख लेते हैं। फेयर मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑर्डिनरी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, सर्विस, बेनिफिट परकोजेट एट ए पार्टिकुलर टाइम शैल बी प्राइस विच द प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, इसमें एसेट भी है, सर्विस, बेनिफिट और परकोजेट वुड ऑर्डिनरी फेच ऑन द सेल और सप्लाई इन द मार्केट एट दैट टाइम।
क्लियर जी। उसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रेंट सर्विस बेनिफिट पर्पस शैल बी डिटरमिन्ड विदाउट रिगार्ड टू एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और टू द फैक्ट दैट इज नॉट अदरवाइज कन्वर्टेबल इनटू कैश। लिटिगेशन में ये वो है वेयर प्राइस अदर देन प्राइस ऑफ मूल पार्टी refer to in subsection is not ascertainable, such price may be determined by the commissioner। ठीक है। Notwithstanding contained in section 1(3), the board may from time to time by notification the official determine the fair market value of the price of the property of the area as may be prescribed by notification। Where fair market value of a property of area or area has not been determined by the board in the notification referred in subsection 4, the fair market value of such immovable property shall be deemed to the value fixed by the DC, provincial or any authority in this behalf for the purpose of stamp duty। Irrespective of immovable property, कंपोनेंट ए सेक्शन कंसिडरेशन रिसीव इतना, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज मेंशन इतना, वैल्यू ऑफ 111 शैल नॉट बी लेस देन वैल्यू, यहाँ वहाँ कास्ट ही होती है ना, तो 11 शैल नॉट बी लेस देन, तो इसमें फेयर वैल्यू यहाँ वो रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो 111 के लिए आप फेयर वैल्यू कर रहा है शो करें। ठीक है। उसके बाद फर्दर मूला इट इज क्लैरिफाइड दैट फेयर मार्केट डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन आना शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ द ओनली, इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट फॉर द पर्पज ऑफ क्लास बी सी डी फेयर वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड अंडर सेक्शन 4 आर डिफरेंट दैन ऑक्शन प्राइस इतना। तो यहाँ 111 के लिए कह रहा है फेयर वैल्यू डीसी रेट ये वो जो हायर है, तो हायर आप जितनी मर्जी उसकी कास्ट शो कर सकते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि रिटर्न वेल्थ को खोलें। वेल्थ में कोई चीज़ नहीं लिखी हुई। सर वेल्थ में फर्ज करो अगर हम वो कॉस्ट मेंशन करते हैं प्रॉपर्टी के साथ, हाँ, तो उसको फिर आप रिकंसाइल कहाँ करेंगे? है रिकॉर्ड नीचे डाल देंगे, इनहेरिटेंस में डालेंगे। इनहेरिटेंस नीचे लिखा होता है ना, वो तो दस दे 5 करोड़, उधर उत्ते 5 करोड़ थले 5 करोड़ लिख दे, वो पूछेगा कितों उनके भाई फौत हो गए यार देख लो, तो इन्ने की वैल्यू है। इसी तरह गिफ्ट वाली, गिफ्ट फ्री आया, गिफ्ट का डीड दे दो और उत्ते लिख लो 5 करोड़ थले 5 करोड़ लिख लो। इसी तरह जो तुसी गिफ्ट दो वो 5 करोड़ उतों जिन्ना है जिन्ना ही है उन्हें उत्थों कट दो, आउटफ्लो भी उसी तरह लेना भी होना यार पूरी वैल्यू दे दें। यही अभी वेल्थ में कॉलम में आते हैं, उधर देखिए अमाउंट, अमाउंट में ये नहीं लिखा हुआ ये कास्ट है या ये प्राइस है या क्या चीज़ है। पिछले दौरों में इधर कास्ट और वैल्यू लगा लिखा होता, तो इसलिए क्योंकि डिफरेंट एसेट पे डिफरेंट वैल्यूएशन होती है, वो कास्ट नहीं होती। अगर आप सपोज आज ही आप गए, मैं आपने लैंड खरीदी थी, जो कंपनी के एसेट जो होते हैं, कैपिटल एसेट जो है ये इधर कैपिटल आपने बिजनेस कैपिटल लिखा होता है, वहाँ आपने लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी लिखी होती है, तो और साथ ही आपने उधर कैपिटल चैप्टर कंपनियों में लिखा होता है, ये शेयर लिखे होते हैं, और साथ ही आप 1 साल कहते हैं यार लैंड में 20 साल पुरानी है क्यों ना वैल्यूएशन करवा लूँ, आप उधर वैल्यूअर को पकड़ते हैं, वो वैल्यूएशन कर देता है, सारे एसेट वैल्यू पे हो जाते हैं, और उधर वैल्यूएशन सरप्लस आप कंपनी में ला डिक्लेयर, इधर आप शेयर कैपिटल में डाल देते हैं, तो शेयर कैपिटल वैसे ही आपका बढ़ गया, तो प्रॉपर्टी वो होगी, तो इधर वैसे जब बढ़ा है तो आप नीचे रिकॉन्सिलेशन नोशनल वैल्यू डाल देंगे, वो आपसे पूछेगा ये कहाँ से बढ़ गई, और आप कहेंगे ये उधर तो एसेट वैल्यूएशन कराई है, तो डिस्पोजल गेन तो उस वक्त तक नहीं होता जब तक सेल ना करें, सेल तो हुई नहीं, मेरे पास ही प्रॉपर्टी बिजनेस में ही है, वैल्यूएशन कराई है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी बैलेंस शीट फेयर एसेट स्टेटेड हो एट द फेयर वैल्यू, अगर जब कोई देखे कोई तो इसके मुताबिक हो, लेकिन आपने गेन शेयर कैलकुलेट करना है, तो जब डिस्पोज ऑफ होगा तो उसका एक्चुअल कास्ट ले लेना और डिस्पोजल प्राइस लेके कैलकुलेट कर लेना। तो इसलिए ये मैंने पहले भी शेयर में भी आपको कहा था कि फेयर वैल्यू पे आप शेयर रिपोर्ट कर सकते हैं, नीचे अनलाइज नोशनल वैल्यू डाल सकते हैं, तो जब वो पूछेगा तो ज़रूर फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इसलिए आप इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टी, गिफ्ट वाली प्रॉपर्टी, वो भी आप उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन वो कहेगा जी गिफ्ट नहीं है, तो आपने खुद डिक्लेयर किया, आपने पैसे दिए हुए हैं, जब आप कोई अमाउंट लिखेंगे तो डिपार्टमेंट या डीसी वो तो यही सिंपली कह देगा कि जब आपने पैसे लिखे हैं तो गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट में तो कोई पैसे नहीं दिए जाते, तो ये आपने कैसे लिख दिए, फिर आप उसमें लिख दें ये दिए नहीं है, ये डीड है, गिफ्ट है, फ्री ऑफ कंसिडरेशन है, ये फेयर वैल्यू है, या उसके अंदर जहाँ गिफ्ट लिखा है वहाँ लिख देंगे फेयर मार्केट वैल्यू, जितनी डालें आप, नीचे जहाँ गिफ्ट लिखे हैं वहाँ भी जहाँ कहीं भी आप लिख सकते हैं फेयर मार्केट वैल्यू लिख दें। तो इनहेरिटेंस में भी तो सीधा लिखा ही जा सकता है, अब्बा जी फौत ने पैसे कहाँ से दिए भाई, वो तो चले गए, इसलिए वहाँ पैसे कोई नहीं दिए,
ठीक है, उसमें कोई कास्ट अक्कर हुई है आपका ट्रांसमिशन के लिए या रजिस्ट्री के लिए डी, वो कास्ट आप डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि उम्मीद है कि इस दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न की डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी, तो इसलिए हम बस रिटर्न को भी कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारे सारे हेड ऑफ इनकम इसमें पूरे नहीं होते। तो आज कैपिटल गेन के हवाले से बड़ा इनिशियल जी वो हमने किए, तो तो कैपिटल गेन का मौजू आज हमने शुरू किया, जिसमें प्रॉपर्टी के हवाले से दो मेन टॉपिक जो हॉट टॉपिक है तमाम टैक्स कंसल्टेंट्स के, एक फाइल्स के टैक्सेशन के हवाले से और एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की टैक्सेशन के हवाले से, जो आज थारोली डिस्कस हुए हैं। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह कैपिटल गेन के जो बाकी इसके पार्ट्स हैं उसकी इंशाल्लाह बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।